आज से लगभग 5000 साल पहले जब मिस्र में पिरामिड बन रहे थे और मेसोपोटामिया में दुनिया के पहले कानून लिखे जा रहे थे, उसी दौर में दक्षिण एशिया के एक बड़े भूभाग पर एक ऐसी सभ्यता फल फूल रही थी जिसके शहर इतने व्यवस्थित थे कि आज की आधुनिक नगर योजनाओं को भी शर्मिंदा कर दें। लेकिन अजीब बात यह है कि दुनिया को इस सभ्यता के बारे में पता ही नहीं था। हजारों साल तक ये शहर मिट्टी के नीचे दबे रहे, भुला दिए गए, जैसे कभी थे ही नहीं। ये वीडियो इसी सभ्यता के बारे में है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। और इस वीडियो में हम इसकी पूरी कहानी जानेंगे, शुरू से आखिर तक। इसकी खोज कैसे हुई, इसके शहर कैसे बने थे, लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे, किससे व्यापार करते थे, उनका धर्म क्या था, उनकी लिपि क्यों आज तक पढ़ी नहीं जा सकी, और सबसे बड़ा सवाल, इतनी विकसित सभ्यता खत्म कैसे हो गई। यह एक लंबा वीडियो है, लेकिन अगर आप इतिहास को समझना चाहते हैं, सिर्फ तारीखें और नाम रटना नहीं, तो इसे पूरा देखिए। कहानी शुरू होती है 19वीं सदी के पूर्वार्ध में, जब भारतीय उपमहाद्वीप पर ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन था। उस दौर में अंग्रेज अपने साम्राज्य को जोड़ने के लिए रेलवे लाइनें बिछा रहे थे, और रेलवे लाइनें बिछाने के लिए जरूरत होती है गिट्टी की, यानी कुचली हुई ईंटें और पत्थर जो पटरियों के नीचे बिछाई जाती हैं ताकि जमीन मजबूत रहे। 1856 के आसपास जब लाहौर से कराची के बीच रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तब ठेकेदारों और मजदूरों ने एक काम किया जो आज सुनकर किसी भी पुरातत्वविद का दिल दुखेगा। उन्होंने हड़प्पा के टीलों से हजारों पुरानी पकी हुई ईंटें निकाली और उन्हें रेलवे की गिट्टी के रूप में इस्तेमाल कर लिया। ये ईंटें साधारण नहीं थीं, ये एक प्राचीन शहर के अवशेष थीं। लेकिन उस समय किसी को इसका अंदाजा नहीं था कि वे जो ईंटें तोड़ रहे हैं, वे हजारों साल पुरानी सभ्यता की निशानी हैं। यहां एक बात स्पष्ट करना जरूरी है, हड़प्पा के टीलों पर स्थानीय लोगों की नजर बहुत पहले से थी। वहां के किसान सदियों से इन टीलों से ईंटें निकालकर अपने घर बनाने या खेतों की मेड़ बांधने में इस्तेमाल करते आ रहे थे। उनके लिए यह कोई रहस्य नहीं था कि जमीन के नीचे पुरानी इमारतों के अवशेष हैं। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि ये अवशेष कितने पुराने हैं या इनका ऐतिहासिक महत्व क्या है। उनके लिए ये बस इमारती सामग्री थी। अब रेलवे निर्माण के दौरान जब ये ईंटें बड़ी मात्रा में निकाली गईं, तब कुछ ब्रिटिश अधिकारियों का ध्यान इस ओर गया। इन ईंटों की गुणवत्ता देखकर उन्हें अचरज हुआ। इतनी एक समान, इतनी अच्छी तरह पकी हुई और इतनी बड़ी संख्या में। लेकिन फिर भी उस दौर में इस मामले को कोई गंभीरता से नहीं लिया गया। हड़प्पा को पहली बार अकादमिक दुनिया के सामने लाने का श्रेय अलेक्जेंडर कनिंघम को जाता है। कनिंघम, जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पहले डायरेक्टर जनरल थे, 1871 में हड़प्पा के टीलों का दौरा करने पहुंचे। वहां उन्हें कुछ पुरानी मुहरें मिली, छोटे चौकोर पत्थर के टुकड़े जिन पर अजीब चित्र और चिन्ह बने हुए थे। एक मुहर पर एक बैल जैसा जानवर बना था और उसके ऊपर कुछ चिन्ह थे जो किसी लिपि जैसे लगते थे। कनिंघम ने इन मुहरों को रिकॉर्ड किया और अपनी रिपोर्ट में शामिल किया। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण बात समझनी होगी। कनिंघम मुख्य रूप से बौद्ध और मौर्यकालीन स्थलों में रुचि रखते थे। उनका ध्यान अशोक के शिलालेखों, बौद्ध स्तूपों और गुप्तकालीन सिक्कों पर केंद्रित था। उन्होंने हड़प्पा की मुहरों को दर्ज तो किया, लेकिन उन्हें इसकी असली उम्र या महत्व का कोई अनुमान नहीं था। उन्होंने सोचा कि ये अवशेष शायद ऐतिहासिक काल के हैं, यानी कुछ 100 साल पुराने। ये बात उनकी गलती नहीं थी। उस जमाने में किसी को भी अंदाजा नहीं था कि भारतीय उपमहाद्वीप में इतनी पुरानी शहरी सभ्यता हो सकती है। इसके बाद लगभग 50 साल तक हड़प्पा और उसके आसपास के टीले अकादमिक उपेक्षा का शिकार रहे। कोई बड़ी खुदाई नहीं हुई, कोई व्यवस्थित अध्ययन नहीं हुआ। असली मोड़ आया 1920 के दशक में। इसका श्रेय मुख्य रूप से 3 लोगों को जाता है, राय बहादुर दाया रमसाहनी, रखाल दस बनर्जी और जॉन मार्शल। 1921 में
दयाराम साहनी ने हड़प्पा में व्यवस्थित खुदाई शुरू की। साहनी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में कार्यरत थे और उन्होंने हड़प्पा के टीलों की ऊपरी परतों को हटाकर नीचे की संरचनाओं को उजागर करना शुरू किया। जो सामने आया वह चौंकाने वाला था। पकी ईंटों से बनी दीवारें, सड़कें और एक ऐसी निर्माण योजना जो स्पष्ट रूप से किसी संगठित शहर की ओर इशारा कर रही थी। लगभग उसी समय सिंध प्रांत में मोहनजोदारो नामक एक टीले पर रखाल दास बनेरजी काम कर रहे थे। बनेरजी शुरू में वहां एक बौद्ध स्तूप के अवशेषों की जांच करने गए थे जो टीले के ऊपरी हिस्से में था, लेकिन जब उन्होंने गहराई में खुदाई की तो उन्हें बौद्ध स्तूप के बहुत नीचे एक पूरी तरह अलग और कहीं ज्यादा पुरानी बस्ती के अवशेष मिले। ये अवशेष हड़प्पा में मिले अवशेषों से मिलते जुलते थे। वही पकी ईंटें, वही शहरी संरचना का पैटर्न। यह एक बहुत बड़ी बात थी। दो अलग अलग जगहें, एक दूसरे से लगभग 600 किलोमीटर दूर, और दोनों में एक जैसे अवशेष। इसका मतलब यह था कि यह कोई छोटी मोटी स्थानीय बस्ती नहीं थी, यह एक व्यापक सभ्यता के संकेत थे। 1924 में जॉन मार्शल, जो उस समय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल थे, ने इन दोनों स्थलों की खुदाई को प्राथमिकता दी और ज्यादा संसाधन उपलब्ध कराए। मार्शल के नेतृत्व में खुदाई का दायरा बढ़ा और जो कुछ सामने आया उसने पूरी दुनिया के इतिहास की समझ को बदल दिया। 1924 में मार्शल ने द इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज में एक लेख प्रकाशित किया जिसमें उन्होंने घोषणा की कि भारत में एक ऐसी प्राचीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं जो मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं के समकालीन है। इस घोषणा ने अकादमिक जगत में हलचल मचा दी। इस खोज का महत्व इसीलिए भी बड़ा था क्योंकि उस दौर तक पश्चिमी अकादमिक जगत में एक धारणा प्रचलित थी कि भारतीय उपमहाद्वीप में सभ्यता का विकास अपेक्षाकृत देर से हुआ, वैदिक काल से, जो लगभग 1500 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता था। लेकिन हड़प्पा और मोहनजोदारो के अवशेष बता रहे थे कि यहाँ शहरी जीवन की शुरुआत वैदिक काल से कम 2000 साल पहले हो चुकी थी। यह एक बड़ा पैराडाइम शिफ्ट था। मार्शल की घोषणा के बाद अगले कुछ दशकों में और कई स्थलों की खोज हुई। यह स्पष्ट होता गया कि यह सभ्यता सिर्फ हड़प्पा और मोहनजोदारो तक सीमित नहीं थी। लोथाल, कलिबंगान, धोलावीरा, रखीगढ़ी, बनावाली, एक के बाद एक स्थल सामने आते गए और हर नई खोज के साथ इस सभ्यता का नक्शा बड़ा होता गया। आज तक लगभग 1500 से अधिक स्थलों की पहचान की जा चुकी है जो इस सभ्यता से जुड़े हैं। इनमें से अधिकांश स्थल आज के भारत और पाकिस्तान में हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से इंडस वैली सिविलाइजेशन अपने चरम पर प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया दोनों से बड़ी थी। यह एक ऐसा तथ्य है जो अक्सर लोगों को चौंकाता है, क्योंकि मिस्र और मेसोपोटामिया को जितनी प्रसिद्धि मिली है उसकी तुलना में इंडस वैली सिविलाइजेशन सामान्य जन चेतना में अपेक्षाकृत कम जगह पाती है। इंडस वैली सिविलाइजेशन को समझने के लिए पुरातत्वविदों ने इसे मोटे तौर पर 3 बड़े चरणों में बांटा है: अर्ली हड़प्पन, मैच्योर हड़प्पन और लेट हड़प्पन। इन तीनों चरणों को मिलाकर यह सभ्यता लगभग 3000 साल से भी ज्यादा की अवधि में फैली हुई है। लेकिन इसकी सबसे विकसित अवस्था, जिसे मैच्योर हड़प्पन कहते हैं, वह एक स्पेसिफिक समय सीमा में आती है। आइए इन तीनों चरणों को अलग अलग समझते हैं। अर्ली हड़प्पन पीरियड, यह दौर लगभग 3300 बीसी से 2600 बीसी तक माना जाता है। इस चरण को रीजनलाइजेशन एरा भी कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि इस दौर में सिंधु नदी घाटी और उसके आसपास के इलाकों में छोटी छोटी बस्तियां बसनी शुरू हुईं। ये बस्तियां गांवों जैसी थीं। खेती होती थी, पशुपालन होता था, मिट्टी के बर्तन बनते थे। लेकिन अभी तक ये बस्तियां एक दूसरे से बहुत ज्यादा जुड़ी हुई नहीं थीं। हर क्षेत्र की अपनी शैली थी। बर्तनों के डिजाइन अलग थे, घर बनाने का तरीका अलग था। कोई एक समान शहरी संस्कृति अभी तक विकसित नहीं हुई थी। इस दौर की कुछ महत्वपूर्ण बस्तियों में मेहरगार का नाम आता है, जो आज के बलूचिस्तान, पाकिस्तान में स्थित है।
मेहरगार वास्तव में इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी पुराना है। यहाँ की सबसे पुरानी बस्ती लगभग 7000 बीसी की है। यह दक्षिण एशिया की सबसे पुरानी झात कृषि बस्तियों में से एक है। मेहरगार को इंडस वैली सिविलाइजेशन का पूर्ववर्ती माना जाता है, यानी इसे एक तरह की जड़ कह सकते हैं, जिससे आगे चलकर बड़ी सभ्यता का विकास हुआ। यहाँ के लोग गेहूं और जौ उगाते थे, भेड़ बकरियां पालते थे और मिट्टी के बर्तन बनाते थे। अर्ली हरप्पन काल तक आते आते मेहरगार जैसी बस्तियों से मिलने वाली तकनीकें और सांस्कृतिक प्रथाएं एक बड़े भूभाग पर फैलने लगी थीं। मैच्योर हरप्पन पीरियड, यह दौर लगभग 2600 बीसी से 1900 बीसी तक चला। यह इस सभ्यता का चरम काल है, वह दौर जब सब कुछ अपनी सबसे विकसित अवस्था में था। इस लगभग 700 साल की अवधि में वो सब कुछ हुआ जिसके लिए यह सभ्यता जानी जाती है। बड़े शहरों का निर्माण, ग्रिड पैटर्न में बनी सड़कें, उन्नत जल निकासी व्यवस्था, मानकीकृत ईंटें, मोहरें, लंबी दूरी का व्यापार और एक ऐसी सांस्कृतिक एकरूपता जो सैकड़ों किलोमीटर दूर बसे शहरों में भी दिखाई देती थी। मोहनजोदारो, हड़प्पा, धोलावीरा, लोथल, कालीबंगन, ये सभी प्रमुख शहर इसी दौर में अपने चरम पर थे। यहां एक बात ध्यान देने योग्य है, 700 साल कोई छोटा समय नहीं है। तुलना के लिए मुगल साम्राज्य लगभग 330 साल चला और ब्रिटिश राज भारत में लगभग 90 साल। मैच्योर हरप्पन काल इन दोनों से कहीं ज्यादा लंबा था। इतने लंबे समय तक एक बड़े भूभाग पर एक समान शहरी संस्कृति का बने रहना, यह अपने आप में एक उल्लेखनीय बात है। लेट हरप्पन पीरियड, यह दौर लगभग 1900 बीसी से 1300 बीसी तक माना जाता है। इस चरण में सभ्यता का विघटन शुरू हुआ। बड़े शहर धीरे धीरे छोड़ दिए गए या सिकुड़ गए। जो सांस्कृतिक एकरूपता मैच्योर काल की पहचान थी, वह टूटने लगी। लोग फिर से छोटी बस्तियों में बसने लगे, क्षेत्रीय विविधताएं बढ़ने लगीं। लेकिन यह कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। यह एक धीमी प्रक्रिया थी जो कई 100 साल में पूरी हुई। इस पतन के कारणों की चर्चा हम आगे एक अलग चैप्टर में विस्तार से करेंगे। अब आइए भूगोल पर बात करते हैं, क्योंकि इस सभ्यता का भौगोलिक विस्तार अपने आप में चौंकाने वाला है। जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं तो नाम से ऐसा लगता है कि यह सिर्फ सिंधु नदी की घाटी तक सीमित थी, लेकिन यह सच नहीं है। यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि शुरुआती खोजें हड़प्पा और मोहनजोदारो सिंधु नदी के करीब हुईं। लेकिन जैसे जैसे और स्थलों की खोज हुई, यह स्पष्ट होता गया कि यह सभ्यता सिंधु नदी से बहुत आगे तक फैली हुई थी। इसके पश्चिमी छोर पर सुतकागेन डोर है, जो आज के बलूचिस्तान में ईरान की सीमा के पास मकरान तट पर स्थित है। इसके उत्तर में शोर्टुगाई है, जो अफगानिस्तान में अमू दरिया नदी के किनारे है। पूर्व में अलमगिरपुर है, जो आज के उत्तर प्रदेश में है, दिल्ली से ज्यादा दूर नहीं। और दक्षिण में दाई मा बादा है, जो महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के करीब है। अगर आप इन चारों बिंदुओं को एक नक्शे पर जोड़ें तो जो क्षेत्र बनता है वह लगभग 12 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक है। इसे पर्सपेक्टिव में रखने के लिए प्राचीन मिस्र का सभ्यता क्षेत्र मुख्य रूप से नील नदी के किनारे एक पतली पट्टी में था, जो लगभग 30,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास था। मेसोपोटामिया यानी दजला और फरात नदियों के बीच का क्षेत्र लगभग 65,000 वर्ग किलोमीटर था। इंडस वैली सिविलाइजेशन इन दोनों के सम्मिलित क्षेत्र से भी कई गुना बड़ी थी। लेकिन यहां एक जरूरी न्यूआंस है। इतने बड़े क्षेत्र में यह सभ्यता हर जगह एक समान रूप से विकसित नहीं थी। कुछ इलाकों में बड़े शहर थे, कुछ में मध्यम आकार की बस्तियां और बहुत से इलाकों में छोटे गांव। सभ्यता का सबसे घना क्षेत्र सिंधु और उसकी सहायक नदियों, विशेषकर अब विलुप्त हो चुकी घग्गर हकरा नदी के आसपास था। यहां घग्गर हकरा नदी का जिक्र जरूरी है क्योंकि यह इस सभ्यता के भूगोल को समझने में एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। आज अगर आप राजस्थान और हरियाणा के मानचित्र को देखें तो आपको एक सूखी नदी की घाटी दिखेगी जिसे घग्गर कहते हैं। पाकिस्तान की तरफ इसी नदी के विस्तार को हकरा कहा जाता है।
आज यह नदी या तो सूखी है या बरसात में कुछ समय के लिए बहती है, लेकिन पुरातात्विक और भूवैज्ञानिक साक्ष्यों से पता चलता है कि हड़प्पा काल में यह एक बड़ी और बारहमासी नदी थी। कुछ शोधकर्ता इसे वैदिक साहित्य में वर्णित सरस्वती नदी से जोड़ते हैं, हालांकि यह पहचान विवादित है और इस पर अकादमिक सहमति नहीं है। जो बात विवादित नहीं है वह यह है कि इस नदी के किनारे बहुत बड़ी संख्या में हड़प्पा कालीन बस्तियां मिली हैं। कुछ अनुमानों के अनुसार सिंधु नदी के किनारे मिलने वाली बस्तियों से भी ज्यादा। इसी कारण कुछ भारतीय पुरातत्वविदों ने यह सुझाव दिया है कि इस सभ्यता को इंडस वैली सिविलाइजेशन की बजाय इंडस सारस्वाती सिविलाइजेशन या सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन कहना ज्यादा उचित होगा। यह एक एकेडमिक डिबेट है जो अभी भी जारी है। इस वीडियो में हम इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा सभ्यता कहेंगे क्योंकि यह सबसे व्यापक रूप से प्रचलित नाम है, लेकिन यह जान लीजिए कि यह सभ्यता सिंधु नदी तक सीमित नहीं थी। इस सभ्यता के कुछ प्रमुख स्थलों को जान लेना भी जरूरी है क्योंकि आगे के चैप्टर्स में इनका बार बार जिक्र आएगा। हड़प्पा यह आज के पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावी नदी के किनारे स्थित है। यह पहला स्थल था जिसकी पहचान हुई, इसलिए पूरी सभ्यता का नाम इसी पर पड़ा। यह एक बड़ा शहर था जिसकी आबादी अपने चरम पर शायद 23,000 से 35,000 के बीच रही होगी। मोहनजोदारो सिंध प्रांत पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे, यह इस सभ्यता का सबसे बड़ा ज्ञात शहर है। इसकी आबादी का अनुमान कुछ पुरातत्वविद 40,000 तक लगाते हैं, हालांकि यह संख्या अनिश्चित है। मोहनजोदारो का अर्थ सिंधी भाषा में मुर्दों का टीला होता है। ये नाम स्थानीय लोगों ने इन टीलों को दिया था। धोलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित ये भारत में मिला सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल है। धोलावीरा की विशेषता यह है कि यह पत्थर से बनाया गया था, जबकि अधिकांश अन्य हड़प्पा कालीन शहर ईंटों से बने थे। 1921 यानी 2021 एडी में यूनेस्को ने धोलावीरा को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया। लोथल गुजरात में साबरमती नदी के पास। लोथल की सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि यहाँ एक बड़ी संरचना मिली है जिसे कई पुरातत्वविद एक डॉकयार्ड यानी बंदरगाह मानते हैं। अगर यह पहचान सही है तो यह दुनिया का सबसे पुराना ज्ञात बंदरगाह होगा। राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित। हाल के वर्षों में यह स्थल बहुत चर्चा में रहा है। क्षेत्रफल के हिसाब से कुछ शोधकर्ता इसे मोहनजोदारो से भी बड़ा मानते हैं, हालांकि यहां अभी तक उतनी व्यापक खुदाई नहीं हुई है। राखीगढ़ी से मिले मानव अवशेषों पर डीएनए अध्ययन भी किए गए हैं, जिनके नतीजों ने अकादमिक बहसों को नई दिशा दी है। कालीबंगन राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे, यहां जुते हुए खेत के निशान मिले हैं जो इस सभ्यता में कृषि की प्रथाओं का प्रत्यक्ष प्रमाण है। हड़प्पा कालीन शहरों में एक पैटर्न बार बार दिखता है। अदिनसन का पदन तादिस की टिक्का के कांश आ पटाती अब्बा ता ता तरे शातन पान शहर ता ताहिर दो मुख्य भागों में बटे हुए थे। एक ऊंचा हिस्सा जिसे पुरातत्वविद सिटाडेल या अपर टाउन कहते हैं और एक निचला हिस्सा जिसे लोअर टाउन कहा जाता है। सिटाडेल आमतौर पर शहर के पश्चिमी भाग में होता था। यह एक ऊंचे चबूतरे पर बना होता था। कई जगहों पर यह चबूतरा कच्ची ईंटों से भरकर कृत्रिम रूप से ऊंचा किया गया था। इस ऊंचाई का एक व्यावहारिक कारण था बाढ़ से सुरक्षा। सिंधु और उसकी सहायक नदियां बरसात के मौसम में उफन जाती थीं और ऊंचा चबूतरा शहर के इस हिस्से को पानी से बचाता था। सिटाडेल के चारों ओर मोटी दीवारें भी होती थीं। सिटाडेल में सार्वजनिक इमारतें होती थीं, ऐसी संरचनाएं जो किसी एक परिवार के आवास नहीं लगती बल्कि सामूहिक उपयोग की प्रतीत होती है। मोहनजोदारो का ग्रेट बाथ इसी हिस्से में मिला। हड़प्पा के बड़े अन्नागार भी इसी हिस्से से जुड़े हैं। इन संरचनाओं के बारे में हम आगे विस्तार से बात करेंगे। लोअर टाउन में सामान्य आवासीय क्षेत्र था। घर, गलियां, कुएं, दुकानें और शिल्पकारों की कार्यशालाएं। यह हिस्सा सिटाडेल से बड़ा होता था और यहीं शहर की अधिकांश आबादी रहती थी। लेकिन यहां एक बात स्पष्ट करना जरूरी है,
ये दो भागीय विभाजन हर जगह एक जैसा नहीं था। धोलावीरा में उदाहरण के लिए शहर दो नहीं बल्कि 3 भागों में बंटा हुआ था, एक सिटाडेल, एक मिडिल टाउन और एक लोअर टाउन। इसके अलावा एक बड़ा खुला मैदान भी था जो शायद सार्वजनिक समारोहों या बाजार के लिए इस्तेमाल होता था। तो जब हम हड़प्पा कालीन शहरों की बात करते हैं तो एक सामान्य पैटर्न जरूर था, लेकिन हर शहर ने इसे अपनी स्थानीय जरूरतों के अनुसार अडैप्टेड किया था। हड़प्पा कालीन शहरों की सबसे पहली चीज जो किसी भी पुरातत्वविद को प्रभावित करती है वह है सड़कों का लेआउट। ये सड़कें लगभग सीधी थीं और एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं, यानी एक ग्रिड पैटर्न बनाती थीं। ये कोई संयोग नहीं था। इसका मतलब यह है कि ये शहर पहले से योजना बनाकर बसाए गए थे। कोई बैठा, सोचा, नक्शा बनाया और फिर उसके अनुसार शहर का निर्माण हुआ। मोहनजोदारो में मुख्य सड़कें लगभग 9 से 10 मीटर चौड़ी थीं, इतनी चौड़ी कि 2 बैलगाड़ियां आराम से एक दूसरे के बगल से गुजर सकें। इन मुख्य सड़कों से छोटी गलियां निकलती थीं जो लगभग 1.5 से 3 मीटर चौड़ी थीं। इन गलियों के दोनों ओर घर बने होते थे। एक दिलचस्प बात यह है कि अधिकांश घरों के दरवाजे मुख्य सड़क पर नहीं बल्कि गलियों में खुलते थे। इसका कारण शायद यह था कि मुख्य सड़कें व्यापार और आवागमन के लिए थीं और घरों के प्रवेश द्वार गलियों में रखने से एक तरह की प्राइवेसी बनी रहती थी। यह एक छोटी सी बात लग सकती है, लेकिन यह शहरी डिजाइन में सोच समझकर किए गए निर्णय का सबूत है। अब तुलना कीजिए, उसी दौर में मेसोपोटामिया के शहर जैसे यूअर में सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थीं, बिना किसी स्पष्ट पैटर्न के। ये शहर ऑर्गेनिकली बसे थे, यानी लोगों ने जहां जगह मिली वहां घर बना लिया और सड़कें बाद में बची हुई जगह से गुजरी। इंडस वैली के शहरों में ऐसा नहीं था। यहां पहले सड़कें तय हुईं, फिर उनके बीच में मकान बने। अब एक ऐसी बात जो सुनने में बहुत साधारण लगती है लेकिन है बेहद महत्वपूर्ण, ईंटें। हड़प्पा कालीन सभ्यता में जो ईंटें इस्तेमाल होती थीं उनका अनुपात लगभग हर जगह एक जैसा था। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 4:2:1। यह अनुपात मोहनजोदारो में भी वही था, हड़प्पा में भी, लोथल में भी, कालीबंगन में भी। सैकड़ों किलोमीटर दूर बसे शहरों में एक ही मानक की ईंटें। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि या तो कोई केंद्रीय सत्ता थी जो इन मानकों को लागू करती थी, या फिर इतनी मजबूत सांस्कृतिक परंपरा थी कि लोग स्वेच्छा से इन मानकों का पालन करते थे। दोनों ही स्थितियों में यह एक उच्च स्तर के संगठन की ओर इशारा करता है। आज के संदर्भ में इसे समझें, यह ऐसा है जैसे बिना इंटरनेट, बिना टेलीफोन, बिना तेज आवागमन के साधनों के एक बड़े भूभाग पर बिल्डिंग कोड्स लागू किए जा रहे हों। ईंटें 2 प्रकार की होती थीं, कच्ची ईंटें जो धूप में सुखाई जाती थीं और पकी ईंटें जो भट्टी में पकाई जाती थीं। नींव और जमीन के नीचे के हिस्सों में अक्सर कच्ची ईंटें इस्तेमाल होती थीं, जबकि बाहरी दीवारों और नालियों में पकी ईंटें लगाई जाती थीं। पकी ईंटों का इतने बड़े पैमाने पर इस्तेमाल भी इस सभ्यता की एक खासियत है। मेसोपोटामिया में पकी ईंटों का इस्तेमाल कम होता था क्योंकि वहां ईंधन की कमी थी। सिंधु क्षेत्र में उस समय शायद पर्याप्त वन थे जो भट्टियों के लिए ईंधन उपलब्ध कराते थे। अगर ईंटें इस सभ्यता की अनदेखी उपलब्धि हैं, तो जल निकासी व्यवस्था इसकी सबसे चर्चित उपलब्धि है। और इसकी वजह भी है क्योंकि हड़प्पा कालीन नालियां इतनी व्यवस्थित थीं कि प्राचीन दुनिया में इनकी कोई बराबरी नहीं मिलती। लगभग हर घर में एक स्नान घर होता था। इस स्नान घर का फर्श ईंटों से बना होता था और उसमें ढलान होती थी ताकि पानी एक नाली की ओर बहे। यह नाली घर की दीवार से होते हुए बाहर गली की नाली में जाती थी। गली की नालियां पकी ईंटों या पत्थर की शिलाओं से ढकी होती थीं, यानी ये कवर्ड ड्रेन थीं। ये छोटी नालियां बड़ी नालियों में मिलती थीं और बड़ी नालियां मुख्य सड़कों के किनारे चलती हुई शहर से बाहर पानी ले जाती थीं। कुछ जगहों पर नालियों के बीच में छोटे गड्ढे बने होते थे जो सोक पिट्स या सम्प पिट्स का काम करते थे, यानी ठोस कचरा यहां रुक जाता था और पानी आगे बढ़ जाता था।
इसका मतलब यह है कि इन लोगों को पता था कि अगर ठोस कचरा नालियों में बहता रहेगा तो नालियां बंद हो जाएंगी। इसलिए उन्होंने फिल्टरिंग का एक सिस्टम बनाया। नालियों की सफाई के लिए कुछ जगहों पर ढक्कन हटाने योग्य थे ताकि समय समय पर सफाई की जा सके। अब जरा सोचिए, आज भी भारत और पाकिस्तान के कई शहरों में ओपन ड्रेन्स हैं जिनमें कचरा बहता रहता है। और 4,500 साल पहले इन लोगों के पास कवर्ड ड्रेनेज सिस्टम था, सोक पिट्स थीं और रिमूवेबल कवर्स थे सफाई के लिए। ये तुलना करने के लिए नहीं कह रहा, बस यह पर्सपेक्टिव देने के लिए कि यह उपलब्धि कितनी असाधारण थी। रोम, जो अपनी जल व्यवस्था के लिए मशहूर है, वह इस सभ्यता से लगभग 2000 साल बाद आया। रोम की क्लोआका मैक्सिमा, जो उसकी सबसे बड़ी सीवर लाइन थी, 6ठी शताब्दी बीसी में बनी। हड़प्पाकालीन नालियां उससे लगभग 2000 साल पुरानी हैं। मोहनजोदारो के सिटाडेल में एक संरचना मिली है जिसे पुरातत्वविदों ने ग्रेट बाथ नाम दिया है। यह एक बड़ा आयताकार कुंड है, लगभग 12 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और लगभग 2.5 मीटर गहरा। इसके चारों ओर ईंटों का फर्श है और कुंड के अंदर उतरने के लिए दोनों छोर पर सीढ़ियां बनी हैं। इस कुंड को जलरोधक बनाने के लिए एक विशेष तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। ईंटों के बीच जिप्सम का गारा लगाया गया था और उसके ऊपर प्राकृतिक बिटुमेन, एक तरह का टार की परत चढ़ाई गई थी ताकि पानी रिसे नहीं। इसका मतलब यह है कि इन लोगों को वाटरप्रूफिंग की तकनीक पता थी और वे इसे बड़े पैमाने पर लागू कर सकते थे। ग्रेट बाथ का उद्देश्य क्या था, यह निश्चित रूप से कहना कठिन है। सबसे प्रचलित सिद्धांत यह है कि इसका इस्तेमाल किसी धार्मिक या अनुष्ठानिक स्नान के लिए होता था, जैसा कि बाद के भारतीय संस्कृति में तीर्थ स्नान या मंदिरों के कुंडों में स्नान की परंपरा रही है। लेकिन यह एक अनुमान है, प्रमाणित तथ्य नहीं। कुछ अन्य सिद्धांत इसे एक सार्वजनिक स्नान घर या जल भंडारण संरचना भी मानते हैं। लिपि के पढ़े जाने तक इसके सटीक उद्देश्य के बारे में निश्चित रूप से कुछ कहना संभव नहीं है। हड़प्पा में सिटाडेल के पास एक बड़ी संरचना मिली है जिसे शुरुआत में ग्रेट ग्रैनरी यानी बड़ा अन्नागार कहा गया। यह एक ऊंचे चबूतरे पर बनी हुई इमारत है जिसके फर्श में हवा के आने जाने के लिए रास्ते बनाए गए थे। यह वेंटिलेशन सिस्टम अनाज को नमी से बचाने के लिए जरूरी होता है और इसी कारण इसे अन्नागार माना गया। लेकिन यहां एक जरूरी बात, इस संरचना के अंदर से अनाज के कोई अवशेष नहीं मिले हैं। इसलिए कुछ नए शोधकर्ता इसे अन्नागार मानने से असहमत हैं। उनका कहना है कि यह कोई और सार्वजनिक इमारत हो सकती है, शायद कोई असेंबली हॉल या कोई कार्यशाला। यह डिबेट अभी भी खुला है और यह इस सभ्यता के अध्ययन की एक सामान्य चुनौती को दर्शाता है। बिना लिखित रिकॉर्ड के किसी भी संरचना का उद्देश्य तय करना बेहद कठिन है। मोहनजोदारो में भी एक बड़ी इमारत मिली है जिसे कुछ विद्वान कॉलेज ऑफ प्रीस्ट्स कहते हैं। हालांकि यह नाम भी अनुमान पर आधारित है। इसमें कई कमरे हैं और एक प्रांगण है। इसी तरह की बड़ी सार्वजनिक इमारतें अन्य स्थलों पर भी मिली हैं, लेकिन उनका सटीक कार्य अनिश्चित बना हुआ है। आम आवासीय घरों की बात करें तो ये भी अच्छी तरह बनाए गए थे। अधिकांश घर पकी ईंटों के थे, 1 या 2 मंजिल के और एक केंद्रीय आंगन के चारों ओर बने होते थे। यह आंगन हवा और रोशनी का मुख्य स्रोत होता था। बाहरी दीवारों में खिड़कियां या तो नहीं होती थीं या बहुत छोटी होती थीं। इसका कारण शायद प्राइवेसी और सुरक्षा दोनों था। लगभग हर घर में एक कुआं होता था। मोहनजोदारो में सैकड़ों कुएं मिले हैं। हर घर में स्नान का स्थान था और हर घर की नाली बाहर की नाली से जुड़ी हुई थी। कुछ बड़े घरों में ऊपरी मंजिल तक जाने के लिए सीढ़ियां भी मिली हैं। घरों का आकार अलग अलग था। कुछ छोटे एक कमरे के घर भी मिले हैं और कुछ बड़े बहुकक्षीय आवास भी। इससे यह संकेत मिलता है कि समाज में आर्थिक विभिन्नता थी। कुछ लोग ज्यादा संपन्न थे, कुछ कम। किसी भी प्राचीन सभ्यता की अर्थव्यवस्था की बुनियाद खेती होती है और इंडस वैली सिविलाइजेशन इसका अपवाद नहीं थी। इस सभ्यता के लोग कई तरह की फसलें उगाते थे। पुरातात्विक साक्ष्यों से पता चलता है कि गेहूं
और जौ प्रमुख खाद्यान्न थे। इसके अलावा मटर, तिल, सरसों और खजूर के भी अवशेष मिले हैं। कपास की खेती भी होती थी और यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन संभवतः दुनिया की पहली सभ्यता है जिसने कपास की खेती और उससे कपड़ा बनाने का काम किया। मोहनजोदारो से कपड़े का एक छोटा टुकड़ा मिला है जो एक चांदी के बर्तन से चिपका हुआ था। यह कपास के कपड़े का सबसे पुराना ज्ञात उदाहरणों में से एक है। एक और दिलचस्प बात, लोथल और कुछ अन्य गुजरात के स्थलों से चावल के अवशेष भी मिले हैं। इसका मतलब यह है कि इस सभ्यता के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में चावल की खेती भी होती थी, जबकि पश्चिमी और उत्तरी हिस्सों में गेहूं और जौ प्रमुख थे। यह भौगोलिक विविधता इस सभ्यता के बड़े आकार को दर्शाती है। अलग अलग जलवायु क्षेत्रों में अलग अलग फसलें, काली बंगन से जुते हुए खेत के निशान मिले हैं जो 2 दिशाओं में क्रॉस करते हैं। इससे अनुमान लगाया जाता है कि एक ही खेत में 2 अलग अलग फसलें एक साथ उगाई जाती थीं, एक तरह की इंटरक्रॉपिंग। यह एक उन्नत कृषि तकनीक है जो भूमि की उत्पादकता बढ़ाती है। पशुपालन भी अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा था। गाय, भैंस, भेड़, बकरी और विशेष रूप से हम्प्ड बुल यानी कुबड़ वाला बैल इस सभ्यता में बहुत महत्वपूर्ण था। मोहरों पर सबसे ज्यादा जो जानवर दिखाई देता है वह यही कुबड़ वाला बैल है। कुत्ते, बिल्लियां और शायद हाथी भी पालतू या अर्धपालतू थे। हाथी की आकृतियां कई मोहरों और मिट्टी की मूर्तियों पर मिलती हैं। घोड़े के साक्ष्य बहुत कम और विवादित हैं। अधिकांश पुरातत्वविद मानते हैं कि घोड़ा इस सभ्यता में या तो अनुपस्थित था या बहुत दुर्लभ था। इंडस वैली सिविलाइजेशन सिर्फ किसानों की सभ्यता नहीं थी, यह कुशल शिल्पकारों की भी सभ्यता थी। और इन शिल्पकारों के काम की गुणवत्ता देखकर आज भी हैरानी होती है। मन के बनाना, बीड मेकिंग, यह इस सभ्यता के सबसे विकसित शिल्पों में से एक था। चन्हुदड़ो और लोथल में बड़े पैमाने पर मन के बनाने की कार्यशालाएं मिली हैं। ये मन के कार्नेलियन, लाजवर्द, लापिस लाजुलाई, जैस्पर, एगेट और स्टियरटाइट जैसे पत्थरों से बनाए जाते थे। कार्नेलियन के लंबे मन के विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। ये कई सेंटीमीटर लंबे, पतले और अत्यंत सममित होते थे। इन्हें बनाने के लिए पत्थर को पहले गर्म किया जाता था, फिर घिसा जाता था और फिर बारीक छेद किया जाता था। यह एक बहुत धीमी और कठिन प्रक्रिया थी। इतने बारीक छेद करने के लिए जिस ड्रिल का इस्तेमाल होता था उसकी तकनीक इतनी उन्नत थी कि मेसोपोटामिया में भी इसकी मांग थी। मुहरें, सील्स, हड़प्पा कालीन मुहरें इस सभ्यता की सबसे प्रतिष्ठित कलाकृतियां हैं। ये आमतौर पर स्टियरटाइट, एक मुलायम पत्थर से बनाई जाती थीं। मुहरें छोटी होती थीं, लगभग 2.5 से 5 सेंटीमीटर चौड़ी, और इन पर बहुत बारीक नक्काशी होती थी। एक तरफ किसी जानवर की आकृति होती थी, बैल, हाथी, गैंडा, बाघ या एक रहस्यमयी यूनिकॉर्न जैसा प्राणी, और ऊपर इंडस लिपि के चिन्ह होते थे। दूसरी तरफ एक उभरा हुआ बटन जैसा हिस्सा होता था जिसमें छेद होता था, शायद धागा पिरोकर गले में लटकाने या किसी चीज से बांधने के लिए। इन मोहरों का इस्तेमाल सबसे ज्यादा संभवतः व्यापार में होता था, जैसे आज हम किसी पैकेज पर सील लगाते हैं। माल की गांठों पर गीली मिट्टी लगाकर उस पर मुहर दबाई जाती थी, जिससे यह पता चलता था कि माल किसका है या कहां से आया है। ऐसी मिट्टी की छापें, सीलिंग्स, कई स्थलों पर बड़ी संख्या में मिली हैं। धातु का काम, इस सभ्यता के लोग तांबे और कांसे के अच्छे शिल्पकार थे। तांबे और टिन को मिलाकर कांसा बनाना यानी ब्रॉन्ज मेटलर्जी इन्हें आती थी। मोहनजोदारो से मिली डांसिंग गर्ल की कांसे की मूर्ति इसका सबसे मशहूर उदाहरण है। यह एक छोटी सी मूर्ति है, लगभग 11 सेंटीमीटर ऊंची, जिसमें एक युवती को खड़े होकर एक हाथ कमर पर रखे और दूसरे हाथ में चूड़ियां पहने दिखाया गया है। यह मूर्ति लॉस्ट वैक्स कास्टिंग तकनीक से बनाई गई है, एक ऐसी तकनीक जिसमें पहले मोम का मॉडल बनाया जाता है, फिर उसके ऊपर मिट्टी चढ़ाई जाती है, फिर गर्म करके मोम पिघलाया जाता है और बची हुई खोखली जगह में पिघली धातु डाली जाती है। सोने और चांदी के आभूषण भी मिले हैं, हालांकि बड़ी मात्रा में नहीं। तांबे के औजार,
चाकू, कुल्हाड़ी, छेनी, मछली पकड़ने के कांटे सामान्य रूप से इस्तेमाल होते थे। लेकिन एक उल्लेखनीय बात यह है कि लोहे का इस्तेमाल इस सभ्यता में नहीं होता था। लोहे की तकनीक इस क्षेत्र में बहुत बाद में लगभग 1200 बीसी के आसपास आई। मिट्टी के बर्तन, पॉटरी, हड़प्पा कालीन मिट्टी के बर्तन आमतौर पर चाक पर बनाए जाते थे और भट्टी में पकाए जाते थे। एक विशेष शैली जो पूरी सभ्यता में दिखती है वह है लाल रंग की पृष्ठभूमि पर काले रंग से बनाए गए डिजाइन, ज्यामितीय पैटर्न, मछलियां, पक्षी, पत्तियां और अन्य प्राकृतिक आकृतियां। बर्तनों के आकार और डिजाइन में भी एक मानकीकरण दिखता है जो ईंटों जैसे ही सांस्कृतिक एकरूपता की ओर इशारा करता है। किसी भी व्यवस्थित अर्थव्यवस्था के लिए माप और तौल का एक मानक सिस्टम होना जरूरी है और इंडस वैली सिविलाइजेशन में यह सिस्टम मौजूद था। इस सभ्यता में बाट, वेट्स मिले हैं जो चर्ट नामक एक कठोर पत्थर से बने हैं। ये बाट घनाकार, क्यूबिक होते थे और इनका वजन एक स्पेसिफिक अनुपात में बढ़ता था। सबसे छोटा बाट लगभग 0.8 ग्राम का होता था और उसके बाद 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 के अनुपात में बढ़ता जाता था, यानी एक बाइनरी सिस्टम जैसा, जिसमें हर अगला बांट पिछले से 2 गुना था। बड़े बांटों में यह अनुपात बदलता था 10, 100, 200, 500 और 800 के गुणकों में। यह मानकीकृत बांट व्यवस्था हड़प्पा से लेकर लोथल तक हर प्रमुख स्थल पर एक जैसी मिलती है। इसका मतलब यह है कि व्यापार में एक समान मापतौल का इस्तेमाल होता था, चाहे आप मोहनजोदारो में सौदा करें या धोलावीरा में। लंबाई मापने के लिए भी स्केल मिले हैं। लोथल और मोहनजोदारो से हाथी दांत और शेल से बने मेजरिंग स्टिक्स मिले हैं जिन पर बराबर दूरी पर निशान बने हैं। एक ऐसे ही स्केल पर सबसे छोटी इकाई लगभग 1.7 मिलीमीटर की है, जो बहुत बारीक माप है और संभवतः मन के बनाने जैसे सूक्ष्म कामों में इस्तेमाल होती थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन कोई अलग थलग सभ्यता नहीं थी। इसके व्यापारिक संबंध बहुत दूर तक फैले हुए थे और इसका सबसे मजबूत प्रमाण मेसोपोटामिया से आता है। मेसोपोटामिया के कुनिफॉर्म ग्रंथों में मेलुहा नामक एक स्थान का बार बार जिक्र आता है। अधिकांश विद्वान मानते हैं कि मेलुहा इंडस वैली क्षेत्र को ही संदर्भित करता है। इन ग्रंथों में मेलुहा से आने वाली चीजों का जिक्र है। कार्नेलियन के मनके, हाथी दांत, कड़ी लकड़ी, टिम्बर और शायद कपास का कपड़ा। अक्कादी सम्राट सारगोन ने अपने एक शिलालेख में गर्व से जिक्र किया है कि मेलुहा के जहाज उसके बंदरगाहों पर आते थे। दूसरी तरफ हड़प्पा कालीन स्थलों से मेसोपोटामिया के साक्ष्य भी मिले हैं। बेलनाकार मुहरें, सिलेंडर सील्स जो मेसोपोटामियाई शैली की हैं, और कुछ ऐसी वस्तुएं जो स्पष्ट रूप से विदेशी मूल की हैं। यह व्यापार समुद्री मार्ग से होता था, अरब सागर के रास्ते ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी से होते हुए। लोथल में जो बड़ी संरचना मिली है, अगर वह वाकई एक डॉकयार्ड है तो यह इस समुद्री व्यापार का प्रमुख केंद्र रही होगी। बीच में ओमान, जिसे मेसोपोटामियाई ग्रंथों में मगान कहा गया है, और बहरीन, जिसे दिलमून कहा गया है, मध्यस्थ व्यापारिक बंदरगाहों के रूप में काम करते थे। दिलमून से हड़प्पा कालीन शैली की मोहरें और बाट मिले हैं जो इस व्यापारिक श्रृंखला की पुष्टि करते हैं। अफगानिस्तान से लापिस लाजूली आता था। शॉर्टू गाय, जो अफगानिस्तान में एक हड़प्पा कालीन बस्ती है, शायद इसी खनिज के व्यापार के लिए स्थापित की गई थी। राजस्थान से तांबा आता था, गुजरात से शंख और अगाटे और दक्षिण भारत से सोना आने के कुछ संकेत भी हैं। हमने अब तक इस सभ्यता के शहर देखे, उनकी सड़कें देखी, उनका व्यापार समझा, लेकिन एक सवाल अभी तक अनछुआ है। इन शहरों में रहने वाले लोग कैसे थे? उनका रोजमर्रा का जीवन कैसा था? वे क्या खाते थे, क्या पहनते थे, कैसे मनोरंजन करते थे, और सबसे बड़ा सवाल, उनका धर्म क्या था? ये चैप्टर इन्हीं सवालों के बारे में है। लेकिन शुरू करने से पहले एक बात साफ कर दूं, चूंकि इस सभ्यता की लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है,
इसलिए इस चैप्टर में जो कुछ भी बताया जाएगा वह पुरातात्विक साक्ष्यों, हड्डियों, बर्तनों, मूर्तियों, मोहरों और शहरों के अवशेषों पर आधारित अनुमान है। कुछ अनुमान ज्यादा मजबूत हैं, कुछ कम। जहां अनिश्चितता है वहां मैं स्पष्ट रूप से बताऊंगा। इस सभ्यता के लोगों के भोजन के बारे में हमें जानकारी मुख्य रूप से 3 स्रोतों से मिलती है: पौधों के जले हुए या सूखे अवशेष, आर्कियोबोटैनिकल एविडेंस, जानवरों की हड्डियां, फॉनल रिमेन्स, और बर्तनों के अंदर बचे हुए अवशेषों का रासायनिक विश्लेषण। गेहूं और जौ से बनी रोटी या दलिया शायद मुख्य भोजन था। दालें भी खाई जाती थीं। मसूर और मटर के अवशेष कई स्थलों से मिले हैं। तिल के तेल का इस्तेमाल खाना पकाने में होता था। फलों में खजूर और बेर, जुजुब के साक्ष्य मिले हैं। कुछ स्थलों से अंगूर के बीज भी मिले हैं। मांसाहार के बारे में जारबी ईसा क्या जानवरों की हड्डियों के विश्लेषण से पता चलता है कि गोमांस, भेड़ बकरी का मांस, सुअर और मछली खाई जाती थी। मोहनजोदारो और हड़प्पा दोनों जगहों से बड़ी मात्रा में मछली की हड्डियां मिली हैं, जो इस बात की ओर इशारा करती हैं कि मछली एक सामान्य खाद्य पदार्थ था। तटीय और नदी किनारे की बस्तियों में मछली की खपत और ज्यादा रही होगी। कछुए की हड्डियां भी कुछ स्थलों से मिली हैं। एक दिलचस्प बात, हड़प्पा कालीन बर्तनों के अवशेषों के रासायनिक विश्लेषण से कुछ शोधकर्ताओं ने यह अनुमान लगाया है कि इन लोगों को करी जैसे मसालेदार भोजन का ज्ञान रहा होगा। हल्दी और अदरक जैसे मसालों के संकेत कुछ अध्ययनों में मिले हैं। हालांकि यह अभी एक प्रारंभिक अनुमान है और इस पर सभी विद्वान सहमत नहीं हैं। अगर यह सही है तो दक्षिण एशिया की मसालेदार भोजन की परंपरा की जड़ें इस सभ्यता तक जा सकती हैं। कपड़े समय के साथ नष्ट हो जाते हैं, इसलिए इनके बारे में सीधे साक्ष्य बहुत कम हैं। लेकिन मूर्तियों और मोहरों पर बनी आकृतियों से कुछ अनुमान लगाए जा सकते हैं। मोहनजोदारो से मिली एक मशहूर पत्थर की मूर्ति, जिसे अक्सर प्रीस्ट किंग कहा जाता है, एक ऐसे व्यक्ति को दर्शाती है जिसने एक कंधे पर से जाने वाला वस्त्र पहन रखा है, कुछ कुछ वैसा जैसे बाद के काल में शाल या उत्तरीय पहनी जाती थी। इस वस्त्र पर ट्रीफॉइल यानी 3 पत्तियों वाला पैटर्न बना हुआ है, जो शायद कपड़े पर छापा गया या कढ़ाई किया गया था। इस मूर्ति की आंखें अर्धबंद हैं और माथे पर एक पट्टी बंधी है। दाढ़ी साफ तरीके से कटी हुई है, लेकिन ऊपरी होंठ पर बाल नहीं है। इस मूर्ति को प्रीस्ट किंग नाम इसलिए दिया गया क्योंकि शुरुआती खोजकर्ताओं ने मेसोपोटामिया से तुलना करते हुए अनुमान लगाया कि यह कोई धार्मिक या राजनीतिक प्रमुख होगा। लेकिन यह नाम अनुमान पर आधारित है। हमें नहीं पता कि यह व्यक्ति वास्तव में कौन था। आभूषणों की बात करें तो यह सभ्यता आभूषण प्रेमी थी और यह बात पुरुषों और महिलाओं दोनों पर लागू होती है। हार, कंगन, चूड़ियां, कमरपट्टी, पायल, अंगूठी और कान के आभूषण, हर तरह के गहने मिले हैं। ये सोने, चांदी, तांबे, शंख, स्टियाटाइट और विभिन्न अर्धकीमती पत्थरों से बने होते थे। शंख की चूड़ियां विशेष रूप से लोकप्रिय लगती हैं। बड़ी मात्रा में शंख की चूड़ियां और उन्हें बनाने की कार्यशालाएं मिली है। आज भी बंगाल और कुछ अन्य क्षेत्रों में शंख की चूड़ियों की परंपरा जीवित है। क्या इसकी जड़ें हड़प्पा काल तक जाती हैं? यह एक रोचक संभावना है, हालांकि इसे प्रमाणित करना कठिन है। एक और बात, मोहनजोदारो से हाथी दांत की कंघियां मिली हैं और तांबे के दर्पण भी। इससे पता चलता है कि व्यक्तिगत साज सज्जा इन लोगों के जीवन का एक सामान्य हिस्सा था। यह एक ऐसा विषय है जिसके बारे में बहुत कम बात होती है, लेकिन कुछ साक्ष्य हैं जो इन लोगों के मनोरंजन की झलक देते हैं। मिट्टी की खिलौना गाड़ियां, टॉय कार्ट्स कई स्थलों से मिली हैं। छोटी बैलगाड़ियां जिनके पहिए घूमते हैं, ये स्पष्ट रूप से बच्चों के खिलौने हैं। मिट्टी की सीटियां, विसल्स भी मिली हैं जो पक्षियों या जानवरों के आकार की हैं। छोटी मिट्टी की गेंदें और पत्थर के गोटे, गेम पीसेस मिले हैं जो शायद किसी बोर्ड गेम के हिस्से थे।
मोहनजोदारो से एक क्यूबिकल डाइस भी मिला है, पासा, जिसके 6 पहलुओं पर बिंदु बने हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज के पासे पर होते हैं। यह दुनिया के सबसे पुराने ज्ञात पासों में से एक है। कुछ मिट्टी की मूर्तियां ऐसी मुद्राओं में हैं जो नृत्य का संकेत देती हैं। कांसे की डांसिंग गर्ल की मुद्रा भी एक आत्मविश्वास से भरी मुद्रा है। इससे अनुमान लगाया जाता है कि नृत्य और शायद संगीत इस समाज का हिस्सा था। हालांकि संगीत वाद्य यंत्रों के प्रत्यक्ष साक्ष्य बहुत कम हैं। यह इस सभ्यता के बारे में सबसे कठिन और सबसे विवादित विषय है। बिना लिपि पढ़े किसी सभ्यता के धर्म को समझना लगभग असंभव है। हम जो कुछ भी कह सकते हैं वह मोहरों, मूर्तियों और संरचनाओं की व्याख्या पर आधारित है, और व्याख्याएं बदलती रहती है। प्रोटो शिवा सिद्धांत। मोहनजोदारो की एक मशहूर मुहर पर एक आकृति बनी है जिसे जॉन मार्शल ने प्रोटो शिवा या पशुपाटी नाम दिया। इस मुहर पर एक व्यक्ति योगासन जैसी मुद्रा में बैठा है, पैर मोड़कर, हाथ घुटनों पर। उसके सिर पर एक बड़ा शिरस्त्राण है जिसमें 2 सींग जैसी संरचनाएं हैं। उसके चारों ओर जानवर हैं, हाथी, बाघ, गैंडा, भैंसा, और उसके आसन के नीचे 2 हिरण। मार्शल ने इसकी तुलना बाद के हिंदू धर्म के शिव से की। शिव जो पशुपति हैं, पशुओं के स्वामी। शिव जो योगेश्वर हैं, योग के स्वामी। शिव जिनका संबंध बैल से है। इस व्याख्या ने बहुत लोकप्रियता हासिल की और आज भी कई किताबों में यह मिलती है, लेकिन इसे सब विद्वान स्वीकार नहीं करते। कुछ का कहना है कि इस आकृति की मुद्रा जरूरी नहीं कि योगासन हो, यह बस एक सामान्य बैठने की मुद्रा हो सकती है। सींग वाला शिरस्त्राण कई प्राचीन संस्कृतियों में देवताओं या प्रमुख व्यक्तियों का प्रतीक था। इसका शिव से संबंध जोड़ना एक रेट्रोएक्टिव इंटरप्रिटेशन हो सकता है, और जानवरों से घिरी आकृति का मतलब पशुपति ही हो, यह भी निश्चित नहीं है। यह डिबेट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर पशुपाती सिद्धांत सही है तो इसका मतलब यह होगा कि हिंदू धर्म की कुछ जड़ें सीधे इंडस वैली सिविलाइजेशन से जुड़ी हैं, जो इसे दुनिया की सबसे पुरानी जीवित धार्मिक परंपराओं में से एक बनाएगा। यह एक बड़ा दावा है और इसे प्रमाणित करना कठिन है। मातृदेवी, मदर गॉडेस सिद्धांत। बड़ी संख्या में छोटी मिट्टी की स्त्री मूर्तियां मिली हैं। इनमें से कई में स्त्री के शरीर को अतिरंजित रूप में दिखाया गया है, विशेषकर कूल्हे और वक्ष। इन्हें देखकर शुरुआती पुरातत्वविदों ने अनुमान लगाया कि ये किसी मातृदेवी या उर्वरता की देवी की मूर्तियां हैं। ऐसी मूर्तियां मेसोपोटामिया, मिस्र और यूरोप की प्राचीन सभ्यताओं में भी मिलती हैं, और वहां भी इन्हें उर्वरता पूजा से जोड़ा गया है। लेकिन यहां भी सवाल है, क्या ये सच में देवी की मूर्तियां हैं, या ये सिर्फ खिलौने हैं, या कला की वस्तुएं, या फिर किसी अनुष्ठान में इस्तेमाल होने वाली वस्तुएं जिनका देवी पूजा से कोई संबंध नहीं। यह कहना कठिन है। यह ध्यान रखना जरूरी है कि हर स्त्री मूर्ति का मतलब मदर गॉडेस नहीं होता। यह एक ऐसा अनुमान है जो 20वीं सदी की शुरुआत में बहुत प्रचलित था, लेकिन अब कई विद्वान इसे जरूरत से ज्यादा सरलीकृत मानते हैं। वृक्ष पूजा और जल का महत्व। कुछ मोहरों पर पीपल के पेड़ की आकृतियां बनी हैं और कुछ पर पेड़ से जुड़े अनुष्ठान जैसे दृश्य दिखते हैं। इससे अनुमान लगाया जाता है कि वृक्ष पूजा या प्रकृति पूजा इस सभ्यता का हिस्सा रही होगी। पीपल का पेड़ बाद के हिंदू और बौद्ध धर्म दोनों में पवित्र माना जाता है। क्या इसकी शुरुआत हड़प्पा काल से हुई? संभव है, लेकिन प्रमाणित नहीं। जल का इस सभ्यता में स्पष्ट रूप से विशेष महत्व था। ग्रेट बाथ इसका सबसे बड़ा संकेत है। हर घर में स्नान की व्यवस्था, कुओं की बड़ी संख्या और जल प्रबंधन पर इतना जोर, सब इस ओर इशारा करता है कि जल इन लोगों के लिए सिर्फ एक भौतिक जरूरत नहीं, बल्कि शायद एक अनुष्ठानिक महत्व की चीज भी था। बाद के भारतीय संस्कृति में अनुष्ठानिक स्नान की जो गहरी परंपरा है, कुछ विद्वान उसकी जड़ें यहीं देखते हैं। एक उल्लेखनीय अनुपस्थिति। एक बात जो इस सभ्यता को मिस्र और मेसोपोटामिया से बिल्कुल अलग करती है, यहाँ कोई बड़ा मंदिर नहीं मिला है। मिस्र में
विशाल मंदिर थे, मेसोपोटामिया में जिग्गुरात थे, लेकिन हड़प्पा कालीन शहरों में ऐसी कोई भव्य धार्मिक संरचना अभी तक नहीं पहचानी गई है। इसका मतलब यह नहीं कि इनका कोई धर्म नहीं था। इसका मतलब शायद यह है कि इनका धर्म संस्थागत मंदिरों के इर्द गिर्द संगठित नहीं था, या फिर इनकी धार्मिक संरचनाएं इतनी भिन्न थीं कि हम उन्हें पहचान नहीं पा रहे। अगर आप यहां तक आ गए हैं तो आपने इस सभ्यता की खोज देखी, इसके शहर देखे, इसकी अर्थव्यवस्था और रोजमर्रा का जीवन समझा। लेकिन अब हम उस मोड़ पर हैं जहां से यह कहानी और भी गहरी होती जाएगी, क्योंकि अब तक हमने जो कुछ भी जाना है वह सिर्फ उन चीजों पर आधारित है जो हम देख सकते हैं, ईंटें, हड्डियां, बर्तन, मुहरें। लेकिन एक पूरा आयाम है जो हमसे छुपा हुआ है, वह आयाम जो इन लोगों ने अपनी भाषा में, अपनी लिपि में दर्ज किया था, और वह लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है। यह इस सभ्यता का सबसे बड़ा अनसुलझा रहस्य है, और आगे आने वाले चैप्टर्स में शासन व्यवस्था, पतन, विरासत, हर जगह यह रहस्य एक साए की तरह मौजूद रहेगा। तो इस वीडियो को यहां छोड़िए मत, सबसे दिलचस्प हिस्सा अभी बाकी है, और लाइक करना ना भूलें ताकि यह वीडियो और लोगों तक पहुंचे। अब चलिए बात करते हैं उस लिपि की जिसने दुनिया भर के भाषाविदों को 100 साल से परेशान कर रखा है। इंडस लिपि के नमूने सबसे ज्यादा मोहरों पर मिलते हैं, वही छोटी स्टीएटाइट की मोहरें जिनके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। लेकिन मोहरों के अलावा यह लिपि और भी कई जगहों पर मिलती है, मिट्टी के बर्तनों पर, तांबे की तख्तियों पर, हाथी दांत और हड्डी की छड़ों पर, और कुछ मामलों में धातु के औजारों पर भी। धोलावीरा से एक बड़ा साइन बोर्ड मिला है जिस पर इंडस लिपि के 10 बड़े चिन्ह बने हैं। ये चिन्ह शायद लकड़ी या किसी अन्य सामग्री में जड़े गए थे और किसी प्रवेश द्वार के ऊपर लगाए गए थे। ये साइन बोर्ड इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बताता है कि लिपि का इस्तेमाल सिर्फ छोटी मोहरों तक बनी था। इससे इस जानपास का तुदा इतन सा तास्ता तकुत्तान पौतिकिन तात पांतान तंत तात तन तंत तात ता युतता के शात्यन का अब तक लगभग 4000 से अधिक लिखित वस्तुएं, इंस्क्राइब्ड ऑब्जेक्ट्स मिल चुकी हैं। इन पर लगभग 400 से 450 अलग अलग चिन्ह पहचाने गए हैं। ये संख्या महत्वपूर्ण है और इससे एक बुनियादी बात पता चलती है, यह लिपि किस प्रकार की है। लिपियों को मोटे तौर पर 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहली, वर्णमाला, अल्फाबेट, जैसे अंग्रेजी या हिंदी की लिपि, जिसमें हर चिन्ह एक ध्वनि को दर्शाता है। ऐसी लिपियों में चिन्हों की संख्या कम होती है। अंग्रेजी में 26 अक्षर हैं, हिंदी की देवनागरी में लगभग 46। दूसरी, चित्रलिपि या लोगोग्राफिक सिस्टम, जैसे चीनी भाषा, जिसमें हर चिन्ह एक पूरे शब्द या अवधारणा को दर्शाता है। ऐसी लिपियों में हजारों चिन्ह होते हैं। मानक चीनी में कम से कम 3 से 4000 चिन्ह रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए जरूरी हैं। तीसरी, लोगोसिलेबिक सिस्टम, जो दोनों का मिश्रण होता है। कुछ चिन्ह पूरे शब्द दर्शाते हैं, कुछ सिलेबल्स। मिस्र की हायरोग्लिफिक्स और मेसोपोटामिया की क्यूनिफॉर्म इसी श्रेणी में आती हैं। इनमें चिन्हों की संख्या कुछ 100 से लेकर 1000 तक होती है। इंडस लिपि में 400 से 450 चिन्ह हैं। ये संख्या वर्णमाला के लिए बहुत ज्यादा है और पूर्ण चित्रलिपि के लिए बहुत कम। इसलिए अधिकांश विद्वानों का मानना है कि यह एक लोगोसिलेबिक सिस्टम है। कुछ चिन्ह शब्द हैं, कुछ ध्वनियां। लेकिन कौन सा चिन्ह क्या दर्शाता है, यही तो पहेली है। अब सवाल यह है कि अगर मिस्र की हायरोग्लिफिक्स पढ़ ली गई, कुनिफॉर्म पढ़ ली गई, लिनियर बी पढ़ ली गई, तो इंडस लिपि क्यों नहीं पढ़ी जा सकी? इसके कई कारण हैं और हर कारण समस्या को और गहरा बनाता है। पहला कारण, कोई रोजेटा स्टोन नहीं है। मिस्र की हायरोग्लिफिक्स इसलिए पढ़ी जा सकी क्योंकि रोजेटा स्टोन पर एक ही संदेश 3 लिपियों में लिखा था, हायरोग्लिफिक्स, डिमोटिक और ग्रीक। ग्रीक पहले से पढ़ी जाती थी,
इसलिए उससे हायरोग्लिफिक्स को समझा गया। इंडस लिपि के मामले में ऐसा कोई द्विभाषी या त्रिभाषी शिलालेख नहीं मिला है। कुछ मेसोपोटामियाई स्थलों से इंडस शैली की मुहरें मिली हैं, लेकिन उन पर कुनिफॉर्म और इंडस लिपि साथ साथ नहीं लिखी गई हैं। दूसरा कारण, लिखावटें बहुत छोटी हैं। यह शायद सबसे बड़ी समस्या है। अधिकांश इंडस शिलालेखों में चिन्हों की संख्या बहुत कम है, औसतन लगभग 5 चिन्ह प्रति शिलालेख। सबसे लंबा झात शिलालेख लगभग 26 चिन्हों का है। तुलना के लिए मिस्र के शिलालेख सैकड़ों और हजारों शब्दों के हैं। क्यूनिफॉर्म में पूरी पूरी किताबें लिखी गई हैं। इतने छोटे शिलालेखों से किसी लिपि को पढ़ना वैसा ही है जैसे किसी भाषा को सीखने के लिए आपको सिर्फ कुछ शब्दों के टुकड़े दिए जाए, कभी पूरा वाक्य ही न मिले। इसने एक और बहस को जन्म दिया है। कुछ शोधकर्ताओं ने, विशेषकर स्टीव फार्मर, रिचर्ड स्प्रोट और माइकल वित्सल ने 2004 एडी में एक शोधपत्र प्रकाशित किया, जिसमें उन्होंने तर्क दिया कि इंडस चिन्ह वास्तव में एक लिपि है ही नहीं, बल्कि ये प्रतीक, सिंबल्स हैं, जैसे कि कोट ऑफ आर्म्स या क्लैन मार्कर्स। उनका तर्क यह था कि इतने छोटे शिलालेख किसी भाषा को दर्ज करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। इस दावे ने बहुत विवाद खड़ा किया। अधिकांश दक्षिण एशियाई पुरातत्वविद और कई पश्चिमी विद्वान इस सिद्धांत से असहमत हैं। उनका कहना है कि इंडस चिन्हों में पैटर्न हैं। कुछ चिन्ह शुरू में आते हैं, कुछ अंत में, कुछ जोड़ियों में। यह किसी भाषा के व्याकरण का संकेत है, सिर्फ प्रतीकों का नहीं। इसके अलावा धोलावीरा का साइन बोर्ड अगर सिर्फ प्रतीक होता तो इतने बड़े सार्वजनिक प्रदर्शन की क्या जरूरत थी? यह डिबेट अभी भी पूरी तरह सुलझा नहीं है, लेकिन बहुसंख्यक विद्वान इसे एक लिपि ही मानते हैं। तीसरा कारण, हमें नहीं पता कि भाषा क्या थी। यह एक सर्कुलर प्रॉब्लम है। लिपि पढ़ने के लिए भाषा जानना जरूरी है और भाषा जानने के लिए लिपि पढ़ना जरूरी है। लिनियर भी इसलिए पढ़ी जा सकी क्योंकि माइकल वेंट्रिस्ट ने एक सही अनुमान लगाया कि इसकी भाषा ग्रीक की एक प्रारंभिक फॉर्म है। लेकिन इंडस लिपि की भाषा क्या है, यह किसी को नहीं पता। इस सभ्यता की भाषा को लेकर कई सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं और हर सिद्धांत के अपने समर्थक और आलोचक हैं। द्रविड़ सिद्धांत यह सबसे प्रभावशाली सिद्धांतों में से एक है। आस्को परपोला, जो फिनलैंड के हेलसिंकी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और जिन्होंने दशकों तक इंडस लिपि पर काम किया है, इस सिद्धांत के प्रमुख समर्थक हैं। इस सिद्धांत के अनुसार इंडस लिपि की भाषा प्रोटो द्रविडियन थी, यानी आज की तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं की पूर्वज भाषा। इसके पक्ष में कई तर्क दिए जाते हैं। बलूचिस्तान में आज भी ब्राहुई नामक एक द्रविड़ भाषा बोली जाती है, जो भौगोलिक रूप से इंडस क्षेत्र के करीब है। कुछ इंडस चिन्हों की पारपोला ने द्रविड़ शब्दों के आधार पर व्याख्या करने का प्रयास किया है। उदाहरण के लिए मछली का चिन्ह, जो मीन पढ़ा जा सकता है, और कुछ द्रविड़ भाषाओं में मीन का अर्थ तारा भी होता है। लेकिन ऐसी व्याख्याएं विवादित हैं और सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत नहीं हैं। इंडो एरियन या संस्कृत पूर्व सिद्धांत, कुछ विद्वानों का मानना है कि इंडस लिपि की भाषा इंडो यूरोपियन परिवार की कोई प्रारंभिक भाषा रही होगी। यह सिद्धांत उनके बीच ज्यादा लोकप्रिय है जो एरियन माइग्रेशन सिद्धांत को नहीं मानते और यह तर्क देते हैं कि इंडो एरियन भाषाएं भारतीय उपमहाद्वीप में ही उत्पन्न हुई। लेकिन इस सिद्धांत के समर्थन में ठोस भाषाई प्रमाण सीमित हैं। मुंडा या ऑस्ट्रो एशियाटिक सिद्धांत, कुछ भाषाविदों ने यह सुझाव दिया है कि इंडस भाषा शायद मुंडा भाषा परिवार से जुड़ी हो, जो आज भी मध्य और पूर्वी भारत के आदिवासी समुदायों में बोली जाती है। इस सिद्धांत के समर्थक कुछ कृषि संबंधी शब्दों की ओर इशारा करते हैं जो इंडो एरियन और द्राविडियन दोनों भाषाओं में 1/3 स्रोत से आए प्रतीत होते हैं। अज्ञात भाषा परिवार, और अंत में यह भी संभव है कि इंडस भाषा किसी ऐसे भाषा परिवार की हो जो अब पूरी तरह विलुप्त हो चुका है,
जैसे सुमेरियन मेसोपोटामिया में एक अकेली भाषा थी जिसका कोई झांत रिश्तेदार नहीं है। कभी कभी किसी सभ्यता के बारे में जो चीजें नहीं मिलती वे उतनी ही महत्वपूर्ण होती हैं जितनी जो मिलती है। और इंडस वैली सिविलाइजेशन के मामले में जो नहीं मिला उसकी सूची बहुत बोलती है। कोई महल नहीं मिला। मिस्र में फिरौन के महल थे, विशाल, भव्य, सामान्य घरों से बिल्कुल अलग। मेसोपोटामिया में यूअर के राजघराने के महल थे। बाद में बेबीलोन के नबूकदनेजर के महल थे। लेकिन हड़प्पा कालीन शहरों में ऐसी कोई इमारत नहीं मिली जिसे देखकर कहा जा सके कि यहां कोई शासक रहता था। सिटाडेल में बड़ी सार्वजनिक इमारतें जरूर हैं, लेकिन वे किसी व्यक्तिगत शासक के निवास जैसी नहीं दिखती। कोई राजा की मूर्ति या चित्र नहीं मिला। मिस्र में फिरौन की विशाल मूर्तियां बनती थीं। रमेसेस द सेकंड की अबू सिम्बल की मूर्तियां, स्फिंक्स और अनगिनत अन्य। मेसोपोटामिया में राजाओं के शिलालेख होते थे जिनमें वे अपनी विजयों का बखान करते थे। इंडस वैली में ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रीस्ट किंग की मूर्ति मिली है, लेकिन यह बहुत छोटी है, लगभग 18 सेंटीमीटर ऊंची, और इसमें कोई ऐसा संकेत नहीं है जो इसे एक शासक की मूर्ति साबित करे। यह नाम 20वीं सदी के पुरातत्वविदों ने दिया था और यह अनुमान पर आधारित है। कोई विजय स्मारक या युद्ध का चित्रण नहीं मिला। यह शायद सबसे चौंकाने वाली अनुपस्थिति है। मिस्र की दीवारों पर फिरौन दुश्मनों को मारते हुए दिखाए गए हैं। मेसोपोटामिया में स्टीली ऑफ वल्चर्स जैसी कलाकृतियां हैं जिनमें युद्ध के भीषण दृश्य हैं। अकेडियन शासक नारम सिन का विक्ट्री स्टीले है, जिसमें वह पहाड़ पर चढ़ते हुए शत्रुओं को कुचल रहा है। इंडस वैली की हजारों मोहरों, मूर्तियों और अन्य कलाकृतियों में ऐसा कोई दृश्य नहीं है। कोई राजा दुश्मन को मार रहा हो, कोई सेना जीत का जश्न मना रही हो, कोई कैदी बंधे हुए हो। यह अनुपस्थिति इतनी सुसंगत है कि इसे संयोग मानना कठिन है। शस्त्रागार, आर्मरी के साक्ष्य बहुत सीमित हैं। तांबे और कांसे के हथियार जरूर मिले हैं, भाले की नोकें, तीर के फल, चाकू, लेकिन इनकी संख्या और गुणवत्ता देखकर अधिकांश पुरातत्वविदों का मानना है कि ये शिकार और व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए थे, न कि किसी संगठित सैन्य अभियान के लिए। बड़ी तलवारें, कवच, रथ या घेराबंदी के हथियार, ऐसा कुछ नहीं मिला है। मेसोपोटामिया में इसी काल में कवच, युद्ध रथ और बड़ी सेनाएं मौजूद थीं। अब इसका क्या मतलब निकाला जाए? सबसे लोकप्रिय व्याख्या जो 20वीं सदी के मध्य से चली आ रही है, यह है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन एक असाधारण रूप से शांतिप्रिय सभ्यता थी। इस विचार के अनुसार जहां मिस्र और मेसोपोटामिया सत्ता और हिंसा पर आधारित शासन व्यवस्थाएं थीं, वहीं इंडस वैली ने एक ऐसा समाज बनाया जो सहयोग और आम सहमति पर चलता था। इसमें युद्ध की आवश्यकता कम थी, इसलिए हथियार कम थे और विजय स्मारक नहीं बने। यह एक आकर्षक विचार है, लेकिन इसे स्वीकार करने में कुछ समस्याएं हैं। पहली बात, हथियारों की कमी का मतलब जरूरी नहीं कि युद्ध नहीं होते थे। लकड़ी के हथियार, चमड़े के कवच, ये समय के साथ नष्ट हो जाते हैं और पुरातात्विक रिकॉर्ड में नहीं बचते। दूसरी बात, मोहनजोदारो से कुछ कंकाल मिले हैं जिन पर हिंसा के निशान हैं, हालांकि इनकी संख्या बहुत कम है और इनकी डेटिंग विवादित है। तीसरी बात, कई शहरों के चारों ओर मोटी दीवारें हैं। अगर कोई खतरा ही नहीं था तो दीवारें क्यों? हालांकि यह भी संभव है कि ये दीवारें बाढ़ से सुरक्षा या सामाजिक सीमा निर्धारण के लिए थीं, न कि सैन्य सुरक्षा के लिए। कुछ विद्वानों ने यह सुझाव दिया है कि इस सभ्यता में शासन एक राजा के हाथ में नहीं, बल्कि व्यापारियों या प्रभावशाली परिवारों के एक समूह के हाथ में था। कुछ वैसा जैसे बाद के इतिहास में वेनिस या हैंसियाटिक लीग जैसे व्यापारिक गणतंत्र चले। इस सिद्धांत के समर्थक कहते हैं कि मुहरें शायद व्यापारिक पहचान थीं और जो लोग इन मुहरों के मालिक थे, व्यापारी या शिल्पकार समूह, वही शासन में भी भूमिका रखते थे। इस सिद्धांत का एक तर्क यह है कि राजतंत्र में आमतौर पर शासक अपनी सत्ता का प्रदर्शन करता है,
महल, मूर्तियां, शिलालेख और विजय स्मारक इसी प्रदर्शन का हिस्सा होते हैं। इंडस वैली में इनकी अनुपस्थिति इस ओर इशारा कर सकती है कि सत्ता किसी एक व्यक्ति में केंद्रित नहीं थी, बल्कि बंटी हुई थी। जब सत्ता बंटी हो तो किसी एक व्यक्ति को महिमा मंडित करने की जरूरत नहीं होती। एक और संभावना यह है कि शासन धार्मिक नेताओं या पुरोहित वर्ग के हाथ में था, जिसे थियोक्रेसी कहते हैं। ग्रेट बाथ और अन्य सार्वजनिक संरचनाएं शायद धार्मिक अनुष्ठानों के केंद्र थीं और इन अनुष्ठानों को संचालित करने वाले लोग ही समाज के प्रमुख थे। प्रीस्ट किंग मूर्ति को इसी संदर्भ में देखा जाता है। एक ऐसा व्यक्ति जो धार्मिक और प्रशासनिक दोनों भूमिकाएं निभाता था, लेकिन इस सिद्धांत की भी अपनी कमजोरियां हैं। थियोक्रेटिक शासन में आमतौर पर बड़े मंदिर होते हैं और जैसा कि हमने देखा, इस सभ्यता में कोई बड़ा मंदिर अभी तक नहीं पहचाना गया। मेसोपोटामिया में मंदिर केंद्रित अर्थव्यवस्था थी। जिग्गुरात शहर का सबसे प्रमुख ढांचा होता था और मंदिर के पुरोहित अनाज का भंडारण और वितरण करते थे। इंडस वैली में ऐसा कोई स्पष्ट धार्मिक केंद्र नहीं दिखता। हाल के वर्षों में एक और सिद्धांत ने लोकप्रियता हासिल की है कि शायद इस सभ्यता में कोई एक केंद्रीय शासन नहीं था। इसके बजाय अलग अलग शहरों या क्षेत्रों में अलग अलग शासन व्यवस्थाएं रही होंगी। कहीं व्यापारी प्रभावशाली थे, कहीं पुरोहित, कहीं बुजुर्गों की पंचायत जैसी व्यवस्था। जो एक रूपता हम देखते हैं, मानकीकृत ईंटें, बाट और नगर योजना, वह शायद किसी केंद्रीय सत्ता की वजह से नहीं, बल्कि एक मजबूत सांस्कृतिक परंपरा और व्यापारिक जरूरतों की वजह से थी। जैसे आज दुनिया भर में मीट्रिक सिस्टम इस्तेमाल होता है बिना किसी एक विश्व सरकार के, शायद वैसे ही हड़प्पा कालीन मानक भी व्यावहारिकता से उभरे, न कि किसी आदेश से। यह सिद्धांत इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि यह बताता है कि सभ्यता और केंद्रीकृत राज्य सत्ता का हमेशा साथ होना जरूरी नहीं। हम आमतौर पर सभ्यता शब्द सुनते ही राजा, सेना और महल की कल्पना करते हैं, क्योंकि मिस्र, मेसोपोटामिया, रोम, चीन, इन सब में यही मॉडल था। लेकिन शायद इंडस वैली ने एक अलग रास्ता अपनाया। शायद यहां सभ्यता बनी किसी सम्राट की महत्वाकांक्षा से नहीं, बल्कि व्यापारियों, शिल्पकारों, किसानों और समुदायों के आपसी सहयोग से। शासन के अलावा एक और सवाल है, इस समाज में असमानता कितनी थी? क्या यहां अमीर गरीब का बड़ा अंतर था? क्या कोई जाति या वर्ग व्यवस्था थी? इसके बारे में कुछ संकेत मिलते हैं। घरों के आकार में अंतर है, कुछ घर बड़े हैं, कुछ छोटे। इससे पता चलता है कि आर्थिक असमानता जरूर थी, लेकिन जैसा कि पहले इस जिक्र हुआ, यह अंतर मिस्र या मेसोपोटामिया की तुलना में काफी कम है। कब्रों में रखी गई वस्तुओं में भी बहुत ज्यादा विषमता नहीं दिखती। कोई कब्र सोने से भरी नहीं है, जबकि दूसरी खाली हो। कुछ शोधकर्ताओं ने हड़प्पा के कब्रिस्तानों में मिले कंकालों का जैविक विश्लेषण किया है। हड्डियों से पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है। इन अध्ययनों से पता चलता है कि कुछ लोग दूसरों से बेहतर पोषित थे और कुछ लोगों की हड्डियों पर भारी शारीरिक श्रम के निशान हैं, जबकि कुछ पर नहीं। इसका मतलब यह है कि श्रम विभाजन था। कुछ लोग शारीरिक काम करते थे, कुछ नहीं। लेकिन क्या यह विभाजन जन्म पर आधारित था, जैसे बाद की जाति व्यवस्था, या कौशल और पेशे पर आधारित? यह बताना असंभव है। हड़प्पा में अलग अलग कब्रिस्तान मिले हैं। सेमेट्री R37 और सेमेट्री H। इनमें दफनाने की शैली और साथ रखी गई वस्तुओं में अंतर है। कुछ विद्वानों ने इसे अलग अलग सामाजिक समूहों या जातीय समूहों का संकेत माना है, लेकिन यह भी हो सकता है कि ये अलग अलग समय अवधियों के कब्रिस्तान हों, न कि अलग अलग सामाजिक वर्गों के। राखी घड़ी और हड़प्पा से मिले कंकालों पर हाल के DNA अध्ययनों से कुछ जानकारी मिली है कि यह आबादी आनुवंशिक रूप से विविध थी, यानी एक ही शहर में अलग अलग जेनेटिक बैकग्राउंड्स के लोग रहते थे। लेकिन DNA से सामाजिक पदानुक्रम, सोशल हायरार्की का पता लगाना बहुत कठिन है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि पतन से हमारा मतलब क्या है। इसका मतलब यह नहीं है
कि एक दिन शहर आबाद थे और अगले दिन खाली। पुरातात्विक साक्ष्य बताते हैं कि लगभग 1900 बीसी के बाद, यानी मैच्योर हड़प्पन काल के अंत में, कई बदलाव दिखने लगते हैं। पहला बदलाव, बड़े शहर धीरे धीरे सिकुड़ने लगे। मोहनजोदारो की ऊपरी परतों में निर्माण की गुणवत्ता गिरती दिखती है। जहां पहले मानकीकृत ईंटों से सुनियोजित इमारतें बनती थीं, वहां बाद की परतों में टूटी ईंटों का पुनः इस्तेमाल, अस्थायी दीवारें और बेतरतीब निर्माण दिखता है। कुछ बड़ी सार्वजनिक इमारतों को तोड़कर उनकी जगह छोटे छोटे कमरे बना दिए गए, जैसे किसी बड़े हॉल को कई छोटी झोंपड़ियों में बांट दिया गया हो। दूसरा बदलाव, जो सांस्कृतिक एकरूपता मैच्योर काल की पहचान थी, वह टूटने लगी। मानकीकृत बाट कम मिलने लगे, मोहरों का इस्तेमाल कम हुआ, मिट्टी के बर्तनों की शैली में क्षेत्रीय विविधताएं बढ़ने लगी। यह ऐसा है जैसे वह अदृश्य व्यवस्था जो पूरी सभ्यता को जोड़े हुए थी, चाहे वह केंद्रीय सत्ता हो, सांस्कृतिक परंपरा हो या व्यापारिक नेटवर्क हो, धीरे धीरे कमजोर पड़ रही थी। तीसरा बदलाव, लंबी दूरी का व्यापार घटने लगा। मेसोपोटामिया के ग्रंथों में मेलुहा का जिक्र लगभग 1900 बीसी के बाद कम होता जाता है और अंततः गायब हो जाता है। विदेशी वस्तुएं लैपिस लजूली, शैल और अन्य कम मात्रा में मिलती हैं। इसका मतलब यह है कि वह व्यापारिक नेटवर्क जो इस सभ्यता की अर्थव्यवस्था का एक स्तंभ था, वह ध्वस्त हो रहा था। चौथा बदलाव, आबादी का पूर्व और दक्षिण की ओर खिसकना। सिंधु नदी घाटी और घग्गर हकरा क्षेत्र में बस्तियों की संख्या कम होती गई, जबकि गुजरात, राजस्थान के पूर्वी हिस्सों, गंगा यमुना दोआब और उत्तरी दक्कन में छोटी बस्तियों की संख्या बढ़ी। लोग बड़े शहरों से निकलकर छोटी ग्रामीण बस्तियों में बसने लगे। यह डिअर्बनाइजेशन, शहरीकरण का उलट, इस पतन की सबसे स्पष्ट विशेषता है। आज अधिकांश विद्वान मानते हैं कि जलवायु परिवर्तन इस पतन का एक प्रमुख कारक था, शायद सबसे महत्वपूर्ण। भूवैज्ञानिक और जलवायु अध्ययनों से पता चलता है कि लगभग 2100 बीसी से 1900 बीसी के बीच इस क्षेत्र में एक बड़ा जलवायु परिवर्तन हुआ। मानसून कमजोर पड़ गया, यानी बारिश कम होने लगी। यह बदलाव सिर्फ भारतीय उपमहाद्वीप तक सीमित नहीं था, यह एक वैश्विक जलवायु घटना थी जिसे 4.2 किलो ईयर इवेंट कहा जाता है। इसी दौर में मिस्र का ओल्ड किंगडम भी संकट में पड़ा। मेसोपोटामिया में अकेडियन साम्राज्य ढह गया और चीन में भी सूखे की स्थिति दर्ज है। इंडस क्षेत्र में मानसून के कमजोर होने का सीधा असर खेती पर पड़ा। जो नदियां पहले भरपूर बहती थीं, उनमें पानी कम होने लगा और सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा घग्गर हकरा नदी पर। भूवैज्ञानिक साक्ष्यों से पता चलता है कि यह नदी, जो मैच्योर हड़प्पन काल में एक बड़ी 12 मासी नदी थी, धीरे धीरे सूखने लगी। इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि इसमें पानी लाने वाली कुछ सहायक धाराओं ने अपना रास्ता बदल लिया। यमुना की एक धारा जो पहले पश्चिम की ओर बहती थी, वह पूर्व की ओर मुड़ गई और गंगा तंत्र में मिल गई। इस नदी के सूखने से उसके किनारे बसी सैकड़ों बस्तियां प्रभावित हुईं। लोगों के पास विकल्प सीमित थे, या तो पानी की तलाश में पूर्व और दक्षिण की ओर जाओ या छोटी बस्तियों में बिखर जाओ। एक और पहलू, बाढ़ का बदलता पैटर्न। मोहनजोदारो में बाढ़ की कई परतें मिलती हैं। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि सिंधु नदी का बाढ़ क्षेत्र बदलने से मोहनजोदारो बार बार बाढ़ की चपेट में आता गया, जिससे शहर को बनाए रखना कठिन हो गया। भूकंपीय गतिविधि, टेक्टोनिक एक्टिविटी ने भी नदियों के रास्ते बदलने में भूमिका निभाई हो सकती है। इस क्षेत्र में भूकंप आम है और एक बड़ा भूकंप किसी नदी का रुख बदल सकता है। कुछ विद्वानों ने यह तर्क दिया है कि इस सभ्यता ने अपने ही पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया। पकी ईंटें बनाने के लिए भारी मात्रा में ईंधन चाहिए, लकड़ी या अन्य जैविक सामग्री। हजारों साल तक लाखों ईंटें पकाने से आसपास के जंगल कटे होंगे। जंगल कटने से मिट्टी का कटाव बढ़ता है, बाढ़ तेज होती है और भूमि की उर्वरता घटती है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो धीरे धीरे होती है, पीढ़ियों में, और शुरू में इसका असर दिखाई नहीं देता। इसके अलावा
सिंधु के मैदान में लंबे समय तक खेती करने से मिट्टी में लवणता सैलिनिटी बढ़ी होगी। यह एक समस्या है जो आज भी सिंधु और पंजाब के कृषि क्षेत्रों में मौजूद है। लवणता बढ़ने से फसल की उपज गिरती है और एक मोड़ ऐसा आता है जब खेती लाभदायक नहीं रहती। मोहनजोदारो से मिले कुछ कंकालों पर मलेरिया जैसी बीमारियों के संकेत मिले हैं। एक सिद्धांत यह है कि जैसे जैसे जल निकासी व्यवस्था बिगड़ी और रुके हुए पानी के स्रोत बढ़े, मच्छरों से फैलने वाली बीमारियां बढ़ीं। एक घनी आबादी वाले शहर में कोई भी संक्रामक बीमारी तेजी से फैल सकती है, लेकिन यह सिद्धांत प्रमाणित करना कठिन है। प्राचीन कंकालों से बीमारी का सटीक निदान हमेशा संभव नहीं होता। और अब हम उस विषय पर आते हैं जो इस सभ्यता के पतन से जुड़ी सबसे बड़ी और सबसे विवादित बहस है, एरियन इन्वेजन या एरियन माइग्रेशन का सवाल। एरियन इन्वेजन थ्योरी यह सिद्धांत 19वीं सदी में प्रस्तुत किया गया था और 20वीं सदी के मध्य तक इसे व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता था। मॉर्टिमर व्हीलर, जिन्होंने 1947 एडी के आसपास मोहनजोदारो में खुदाई की, ने इस सिद्धांत को जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया। उनका कहना था कि मध्य एशिया से आने वाले इंडो एरियन लोगों ने इस सभ्यता पर आक्रमण किया और इसे नष्ट कर दिया। उन्होंने मोहनजोदारो से मिले कुछ कंकालों को इस हिंसा का प्रमाण बताया। ये कंकाल सड़कों और घरों में बिखरे हुए मिले थे। कुछ पर चोट के निशान थे और व्हीलर ने निष्कर्ष निकाला कि ये किसी नरसंहार के शिकार थे। उनका मशहूर कथन था कि वैदिक देवता इंद्र, जिन्हें ऋग्वेद में पुरंदर यानी किलों को तोड़ने वाला कहा गया है, वही इन शहरों के विनाशक थे। यह सिद्धांत अब अधिकांश विद्वानों द्वारा अपने मूल रूप में स्वीकार नहीं किया जाता। व्हीलर, जिन कंकालों को नरसंहार का प्रमाण मानते थे, बाद के अध्ययनों ने दिखाया कि वे कंकाल अलग अलग समय अवधियों के हैं, एक ही घटना के नहीं। कुछ कंकालों पर चोट के निशान हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। किसी बड़े आक्रमण या नरसंहार का संकेत देने के लिए पर्याप्त नहीं। और सबसे बड़ी बात, पतन की प्रक्रिया कई 100 साल लंबी थी, जो किसी एक आक्रमण की टाइमलाइन से मेल नहीं खाती। एरियन माइग्रेशन थियरी, यह सिद्धांत इन्वेजन थियरी का एक मॉडिफाइड वर्जन है और आज पश्चिमी अकादमिक जगत में ज्यादा स्वीकृत है। इसके अनुसार इंडो एरियन भाषा बोलने वाले लोग मध्य एशिया से भारतीय उपमहाद्वीप में आए, लेकिन यह कोई अचानक सैन्य आक्रमण नहीं था, बल्कि धीरे धीरे कई पीढ़ियों में छोटे छोटे समूहों में प्रवास माइग्रेशन हुआ। यह प्रवास लगभग 2000 से 1500 बीसी के बीच हुआ, यानी उसी दौर में जब इंडस वैली सिविलाइजेशन का पतन हो रहा था। इस सिद्धांत के समर्थक यह नहीं कहते कि इन प्रवासियों ने सभ्यता को नष्ट किया, बल्कि यह कि वे एक ऐसे क्षेत्र में आए जहां सभ्यता पहले से ही कमजोर पड़ रही थी। समय के साथ इन प्रवासियों की भाषा और संस्कृति ने स्थानीय आबादी के साथ मिलकर एक नई सांस्कृतिक व्यवस्था बनाई, जो आगे चलकर वैदिक संस्कृति के रूप में विकसित हुई। इस सिद्धांत का समर्थन कई स्रोतों से आता है। भाषा विज्ञान, इंडो यूरोपियन भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन, पुरातत्व, नई मृदभांड शैलियों का प्रकट होना जैसे पेंटेड ग्रे वेयर और हाल के डीएनए अध्ययन। 2019 एडी में प्रकाशित एक बड़े जेनेटिक अध्ययन ने दिखाया कि लगभग 2000 बीसी के बाद भारतीय उपमहाद्वीप की आबादी में स्टेप यानी मध्य एशियाई चरागाह क्षेत्र से आने वाली जेनेटिक एंसेस्ट्री का अनुपात बढ़ा। यह माइग्रेशन सिद्धांत के अनुरूप है, इंडिजिनस एरियन थ्योरी। इसके विपरीत कुछ भारतीय विद्वानों का मानना है कि एरियन लोग बाहर से नहीं आए, बल्कि वे इसी भूमि के मूल निवासी थे। इस सिद्धांत के अनुसार इंडो एरियन भाषाएं भारतीय उपमहाद्वीप में ही उत्पन्न हुईं और यहां से बाहर गईं, आउट ऑफ इंडिया थ्योरी। इस सिद्धांत के समर्थक इंडस वैली सिविलाइजेशन को ही वैदिक सभ्यता मानते हैं। उनका तर्क है कि ऋग्वेद में वर्णित सरस्वती नदी घग्गर हकरा है और वैदिक संस्कृति की जड़ें सीधे हड़प्पा काल में हैं। इस सिद्धांत को अंतरराष्ट्रीय अकादमिक जगत में सीमित समर्थन मिलता है।
आलोचकों का कहना है कि भाषाई साक्ष्य स्पष्ट रूप से इंडो यूरोपियन भाषाओं का मूल स्थान पॉन्टिक कैस्पियन स्टेप यानी काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच का क्षेत्र दर्शाते हैं। डीएनए अध्ययन भी स्टेप एंसेस्ट्री के भारत में आगमन की ओर इशारा करते हैं। हालांकि इस सिद्धांत के समर्थक इन अध्ययनों की कार्यप्रणाली और निष्कर्षों पर सवाल उठाते हैं। यह बहस अभी भी जारी है और इसमें अकादमिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक पहलू आपस में गूंथे हुए हैं। इस वीडियो में हमारा उद्देश्य किसी एक पक्ष को सही या गलत ठहराना नहीं है, बल्कि सभी प्रमुख सिद्धांतों को उनके तर्कों के साथ आपके सामने रखना है, ताकि आप खुद एक इन्फॉर्म्ड ओपिनियन बना सकें। यहां एक बड़ी कैविएट रखनी जरूरी है। इनमें से अधिकांश संबंध संभावित या अनुमानित हैं, प्रमाणित नहीं। 4,500 साल का अंतर है, लिखित रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए सीधा संबंध साबित करना कठिन है। लेकिन कुछ समानताएं इतनी स्ट्राइकिंग हैं कि उन्हें नजरअंदाज करना भी कठिन है। नगर नियोजन की परंपरा। हड़प्पा कालीन शहरों में जो ग्रिड पैटर्न, जल निकासी और सार्वजनिक स्वच्छता की अवधारणा दिखती है, वह बाद के भारतीय नगर नियोजन में भी मिलती है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, जो लगभग 4वीं शताब्दी बीसी का ग्रंथ है, एक आदर्श शहर का वर्णन है जिसमें ग्रिड पैटर्न की सड़कें, जल निकासी और जोनिंग, अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग क्षेत्र का जिक्र है। क्या अर्थशास्त्र का यह मॉडल हड़प्पा कालीन परंपरा से प्रभावित था? यह एक रोचक संभावना है, लेकिन दोनों के बीच लगभग 2000 साल का अंतर है और सीधा संबंध स्थापित करना कठिन है। स्नान और जल की अनुष्ठानिक भूमिका। भारतीय संस्कृति में अनुष्ठानिक स्नान की जो गहरी परंपरा है, नदियों में स्नान, तीर्थ स्नान, मंदिरों के कुंड, इसकी जड़ें कई विद्वान हड़प्पा काल में देखते हैं। ग्रेट बाथ इसका सबसे प्रमुख संकेत है। बाद के भारतीय मंदिरों में जो पवित्र जलकुंड, टेम्पल टैंक्स बनाए गए, उनकी अवधारणा और ग्रेट बाथ की अवधारणा के बीच एक स्पष्ट साम्य है। हालांकि दोबारा कहूंगा, यह एक अनुमान है, सिद्ध तथ्य नहीं। पीपल का पेड़ और वृक्ष पूजा। हड़प्पा कालीन मोहरों पर पीपल के पेड़ की आकृतियां हैं और बाद के हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म दोनों में पीपल पवित्र वृक्ष माना जाता है। बुद्ध को बोधगया में पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। हिंदू परंपरा में पीपल की पूजा आज भी आम है। क्या यह परंपरा हड़प्पा काल से अटूट रूप से चली आ रही है? संभव है, लेकिन इसे ठोस रूप से प्रमाणित करने का कोई तरीका नहीं है। स्वस्तिक और अन्य प्रतीक। हड़प्पा कालीन मोहरों और बर्तनों पर स्वस्तिक का चिन्ह मिलता है। ये प्रतीक बाद में हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म तीनों में शुभ चिन्ह के रूप में अपनाया गया। बेशक स्वस्तिक दुनिया की कई अन्य प्राचीन संस्कृतियों में भी मिलता है, इसलिए इसे केवल हड़प्पा से जोड़ना उचित नहीं होगा। लेकिन दक्षिण एशिया के संदर्भ में इस प्रतीक का सबसे पुराना झात इस्तेमाल हड़प्पा काल से ही है। शंख की चूड़ियां और सिंदूर। कुछ हड़प्पा कालीन स्त्री कंकालों पर शंख की चूड़ियां मिली हैं और कुछ मामलों में मांग के स्थान पर सिंदूर जैसे लाल पदार्थ के अवशेष। आज भी भारत के कई हिस्सों में विवाहित स्त्रियां शंख की चूड़ियां और सिंदूर धारण करती हैं। यह समानता अत्यंत स्ट्राइकिंग है, लेकिन कई विद्वान इसे सीधा संबंध मानने से सावधान करते हैं। 4,500 साल में कोई भी परंपरा बदल सकती है, लुप्त हो सकती है और फिर से अलग संदर्भ में उभर सकती है। खेती और पशुपालन की निरंतरता। गेहूं, जौ, कपास, तिल, ये सभी फसलें जो हड़प्पा काल में उगाई जाती थीं, आज भी इसी क्षेत्र में उगाई जाती हैं। कुबड़ वाला बैल, जेबू, जो हड़प्पा कालीन मोहरों पर सबसे ज्यादा दिखता है, आज भी दक्षिण एशिया का सबसे आम पालतू गोवंश है। बैलगाड़ी, जो हड़प्पा कालीन खिलौनों में दिखती है, 20वीं सदी तक इस क्षेत्र में परिवहन का प्रमुख साधन थी। ये जरूरी नहीं कि सांस्कृतिक निरंतरता के प्रमाण हों, ये भौगोलिक निरंतरता के प्रमाण हो सकते हैं, यानी एक ही जमीन पर रहने वाले लोग एक जैसी चीजें उगाते और पालते हैं। लेकिन फिर भी यह एक दिलचस्प थ्रेड है। बाट और माप व्यवस्था।
कुछ शोधकर्ताओं ने तर्क दिया है कि हड़प्पा कालीन बाट व्यवस्था के कुछ अंश बाद की भारतीय माप प्रणालियों में बचे रहे, विशेषकर कुछ पारंपरिक वजन इकाइयों में। एक टेक्निकल आर्गुमेंट है और इस पर सहमति सीमित है, लेकिन अगर यह सच है तो यह आर्थिक निरंतरता का एक दिलचस्प उदाहरण होगा। पिछले 2-3 दशकों में कई नई खोजें और नई तकनीकें सामने आई हैं जिन्होंने इस सभ्यता की हमारी समझ को बदला है। राखी घड़ी डीएनए अध्ययन। 2019 एडी में वसंत शिंदे और उनकी अंतरराष्ट्रीय टीम ने राखी घड़ी से मिले एक हड़प्पा कालीन महिला कंकाल का डीएनए विश्लेषण प्रकाशित किया। यह अध्ययन कई कारणों से महत्वपूर्ण था। पहला, इस कंकाल में स्टेप एंसेस्ट्री नहीं मिली। इसका मतलब यह है कि मेचर हड़प्पन काल के लोगों में मध्य एशियाई स्टेपे से आने वाली जेनेटिक एंसेस्ट्री अनुपस्थित या नगण्य थी। यह इस बात की पुष्टि करता है कि स्टेपे एंसेस्ट्री भारतीय उपमहाद्वीप में बाद में मेचर हड़प्पन काल के बाद आई। दूसरा, इस कंकाल की जेनेटिक प्रोफाइल आज के दक्षिण एशियाई लोगों, विशेषकर दक्षिण भारत के द्रविड़ भाषी लोगों से सिमिलैरिटी दिखाती है। इससे यह संभावना बनती है कि इंडस वैली के लोग आज के दक्षिण एशियाई लोगों के पूर्वजों में से थे। लेकिन यह एक ही कंकाल का अध्ययन है। इससे पूरी आबादी के बारे में निश्चित निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। सैटेलाइट इमेजरी और रिमोट सेंसिंग। पिछले 2 दशकों में सैटेलाइट इमेजरी ने इस सभ्यता के अध्ययन में क्रांति ला दी है। उपग्रह चित्रों से घग्गर हकरा नदी के प्राचीन मार्ग को ट्रेस किया गया है। इससे पता चला कि यह नदी वास्तव में एक बड़ी नदी थी और इसके किनारे बस्तियों का घनत्व बहुत अधिक था। रिमोट सेंसिंग से ऐसे कई स्थलों की पहचान हुई है जहां अभी तक जमीनी खुदाई नहीं हुई है। इसका मतलब यह है कि इस सभ्यता के बारे में अभी बहुत कुछ खोजा जाना बाकी है। आइसोटोप एनालिसिस। हड्डियों और दांतों के आइसोटोप विश्लेषण से यह पता लगाया जा सकता है कि कोई व्यक्ति कहां पैदा हुआ, क्या खाता था और क्या उसने अपने जीवन में प्रवास किया। हड़प्पा और राखी घड़ी के कंकालों पर ऐसे अध्ययन किए गए हैं। इनसे पता चला है कि इन शहरों की आबादी विविध थी। कुछ लोग स्थानीय थे, कुछ दूर से आए थे। इससे यह तस्वीर उभरती है कि ये शहर विभिन्न पृष्ठभूमियों के लोगों को आकर्षित करते थे, शायद व्यापार, शिल्पकारी या रोजगार के लिए। यह किसी भी बड़े शहर की एक सामान्य विशेषता है, लेकिन प्राचीन संदर्भ में इसका वैज्ञानिक प्रमाण मिलना महत्वपूर्ण है। राखीगारही की चल रही खुदाई। राखी घड़ी में खुदाई अभी भी जारी है और हर कुछ वर्षों में नए नतीजे सामने आते हैं। इस स्थल का क्षेत्रफल कुछ अनुमानों के अनुसार मोहनजो-दारो से भी बड़ा हो सकता है, लेकिन अभी तक यहां की खुदाई मोहनजो-दारो या हड़प्पा जितनी व्यापक नहीं हुई है। अगर भविष्य में यहां बड़े पैमाने पर खुदाई होती है तो इससे इस सभ्यता की बहुत सी नई जानकारियां मिल सकती हैं। धोलावीरा का यूनेस्को दर्जा। 2021 एडी में यूनेस्को ने धोलावीरा को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया। यह इस सभ्यता के लिए एक महत्वपूर्ण मान्यता थी। इससे पहले सिर्फ मोहनजो-दारो को यह दर्जा प्राप्त था, जो 1980 एडी में मिला था। धोलावीरा का यूनेस्को दर्जा मिलना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारत में स्थित पहला हड़प्पा कालीन वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। मोहनजो-दारो पाकिस्तान में है। समुद्र तटीय खोजें। गुजरात के तट पर कुछ जलमग्न संरचनाओं की खोज हुई है जो हड़प्पा कालीन हो सकती हैं। इनमें से कुछ की डेटिंग और पहचान विवादित है, लेकिन यह संभावना दिलचस्प है कि समुद्र तल बढ़ने से कुछ तटीय बस्तियां पानी के नीचे डूब गई हों। अगर ये जलमग्न स्थल वास्तव में हड़प्पा कालीन हैं, तो ये इस सभ्यता के समुद्री व्यापार और तटीय जीवन के बारे में बिल्कुल नई जानकारी दे सकते हैं।